एक बैटलफील्ड जहां जिंदगी का हर पल मौत के साथ रेस करता है, और एक नाइट जिसका सपना था एक पीसफुल जिंदगी, एक अपना सा घर, एक फैमिली। लेकिन जब डेस्टिनी खुद डिसाइड कर लेती है तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। ये कहानी है अर्ग्रिक की, एक फियरलेस वॉरियर जिसका लास्ट बैटल उसे मौत नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देता है। पर ट्विस्ट ये है, वो अब दुश्मनों की एम्पायर में जन्म लेता है, एक रिच फैमिली में, एक लविंग माँ बाप के साथ, और एक फ्यूचर जहां उसका पास्ट उसका सबसे बड़ा सीक्रेट बन जाता है। वेलकम टू द रीबर्थ ऑफ अ वॉरियर। कहानी का शुरुआत बैटलफील्ड से होता है, जहां एक नाइट घुटनों पर बैठा हुआ है और सोच रहा है एक एम्बिशियस और ब्रेव नाइट की किस्मत में लिखा है कि वो बैटलफील्ड पर मरेगा। उसे हमेशा ये लगता था कि कोई ऐसा इंसान जिसकी टैलेंट्स बैटलफील्ड पर जागे, खिले और गहराई तक रूटेड हो गए हों, वो शायद एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। उसे लगता था कि उस नई जिंदगी में वो एक फैमिली बना पाएगा, कुछ ऐसा जिसकी उसे दिल से चाहत थी। लेकिन अफसोस, उसके लिए ये सब बस एक सपना ही निकला। जो नाइट हमारे सामने घुटनों पर बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे कहानी का हीरो मशहूर अर्ग्रिक है, और उसके सामने खड़ा है उसका आखिरी ओपोनेंट, एक और लेजेंडरी नाइट, ड्यूक थर्मियन, जो कि एल्थियन एम्पायर के 6 हेक्सा क्लास नाइट्स में से एक है। अर्ग्रिक को अच्छे से पता है कि उसका सामना किससे हो रहा है, स्पेशली जब उसने एक ही दिन में बैटलफील्ड पर ब्लैक वेव का दबाव महसूस कर लिया था। ड्यूक थर्मियन को यह देखकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अर्ग्रिक अभी भी उसके सामने खड़ा है, जबकि उसे मालूम है कि वो हेक्सा क्लास नाइट से लड़ रहा है। ड्यूक थोड़ा रिग्रेट के साथ कहता है, ऐसे ब्लूमिंग टैलेंट को मारना वाकई में अफसोस की बात है। लेकिन अर्ग्रिक हार मानने वालों में से नहीं है। वो जमीन से उठता है, अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और साफ बोलता है, मैं बैटलफील्ड पर पैदा हुआ था और यहीं मरूंगा। जैसे ही दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, उनकी प्रेजेंस ही आसपास की हवा को हेवी और कैओटिक बना देती है। ड्यूक थर्मियन धीरे से कहता है, तू बहुत ब्रेव है अर्ग्रिक, लेकिन तेरी आंखों में एक रिग्रेट अभी भी है। वो आगे कहता है कि अगर हालात अलग होते तो अर्ग्रिक उसका एक स्ट्रॉन्ग राइवल बन सकता था। फिर ड्यूक अपनी तलवार में एनर्जी चार्ज करता है और सीधा अर्ग्रिक की तरफ दौड़ पड़ता है और कहता है, उम्मीद है कि जब तू अगली जिंदगी पाए तो अपने रिग्रेट्स छोड़ पाए। ड्यूक का पहला वार अर्ग्रिक की तलवार को टुकड़ों में तोड़ देता है। उसी मोमेंट में अर्ग्रिक का सपना भी टूट जाता है। अगला वार उसके दिल को चीरता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, उसका शरीर हवा में उछलकर जमीन से टकराता है। जमीन फट जाती है और वो लहूलुहान हो जाता है। जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लेकिन अचानक ये अंधेरा हटता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक हस्बैंड वाइफ है, जो शायद उससे नहीं बल्कि अपने बच्चे से खेल रहे हैं। और फिर अर्ग्रिक लिटरली लूज हिज माइंड जब वो सुनता है कि ये लोग उसे ही अपना बच्चा बुला रहे हैं। उसका पिता उसे गोद में उठा लेता है और हंसते हुए कहता है, डेन, तू एक शानदार स्पीयरमैन बनेगा अपने पिता की तरह। माँ लिली सॉग्रेस उसे झपट कर अपने पति की बाहों से छीन लेती है। नहीं, मेरा बेटा तो एक कमाल का असैसिन बनेगा। अर्कैन, सोग्रिस और लिली आपस में बहस करने लगते हैं कि उनका बेटा क्या बनेगा, और बेचारा अर्ग्रिक, अब डेन कंफ्यूजन और ऑकवर्डनेस में फंसा रहता है। वो एक कैरेज में हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं और पूरे रास्ते वो दोनों इसी बात पर लड़ते रहते हैं। लिली को लगता है कि अंधेरे में छुपकर असैसिनेशन करना ज्यादा कूल है, और आर्कन इंसिस्ट करता है कि स्पीयर मार्शल आर्ट्स सबसे कंप्लीट और ग्रेसफुल है। और ऐसे ही हमारा हीरो, जो बैटलफील्ड पर मर चुका था, एक ट्विस्ट के साथ रीइंकार्नेट हो जाता है। इस बार एल्थियन एम्पायर में, जो उसकी दुश्मन थी, एक काउंट के घर का सबसे छोटा बेटा बनकर। जब कैरेज आखिर मैंशन के गेट पर रुकती है, दोनों पेरेंट्स फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे को दोनों स्किल्स सिखाएंगे। लिली फिर भी नहीं मानती और हंसते हुए कहती है, मेरे बेटे को असैसिन ही बनना है। आर्कन बस मुस्कुरा देता है, नहीं, डेन एक स्पेयरमैन बनेगा। कैरेज ड्राइवर सिर हिलाता है जैसे कह रहा हूँ, आ गए हैं साहब। दोनों पेरेंट्स थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि इतने में घर भी आ गया। आर्कन जल्दी से कैरेज से उतरता है और अपनी बीवी को भी उतारने में हेल्प करता है। हाथ आगे बढ़ाता है। लिली थोड़ा ब्लश करती है और कहती है, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो? वो हंसकर जवाब देता है, अरे मैं बस अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ, इसमें शर्म कैसी? अर्ग्रिक, या आप कहें डेन, ऑकवर्ड हो जाता है अपने सिम टाइप डैड को देखकर। लेकिन फिर जैसे ही वो मैंशन देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर आते ही लिली देखती है कि डेन कितना खुश लग रहा है। क्यों ना हो, इतना बड़ा घर, इतने अमीर माँ बाप, शायद अब उसकी एबिलिटीज को ग्रो करने का सही मौका मिले। 2 महीने बीत जाते हैं। अब लिली अपने बेटे से बात कर रही है, जो अब थोड़ा बहुत बैबल करना सीख गया है। वो एक्साइटेड है कि उसका बच्चा अब आवाजें निकाल रहा है, और अर्ग्रिक खुद भी अमेज्ड है कि ये एक्सपीरियंस भी कभी मिलेगा।
वो आवाजें जो उसने बैटलफील्ड पर कभी नहीं सुनी थी। वो याद करता है कि उस टाइम छोटे बच्चे रेयरली मिलते थे और जो भी मिलते थे वो बैंडेजेस में लिपटे होते थे या फिर किसी को खोकर रो रहे होते थे। तो आज की जिंदगी, ये घर सच में एक ब्लेसिंग है। अचानक आर्कन कमरे में एंटर करता है, हाथ में एक स्पीयर लेकर। वो प्राउडली कहता है, बेटा ये है स्पीयर। आग्रिक थोड़ा शॉक्ड और अनॉयड होता है। ये बंदा है मेरा बाप जो एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट हेक्सा क्लास स्पीयरमैन ब्लू व्हर्लविंड कहलाता है। लिली गुस्से में आ जाती है। बच्चे के रूम में इतनी शार्प चीज लेकर आ गए, सीरियसली? आर्कन डर के मारे बोलता है। बस दिखाना चाहता था उसे। लिली की डेडली नजरें देखकर वो लिटरली कांपने लगता है। आखिर उसकी बीवी एम्पायर की टॉप असैसिन जो है। लिली फिर कहती है, अगर तूने फिर ऐसा किया तो मैं अपने बेटे को छोटी उम्र से ही स्टेल्थ सिखाना शुरू कर दूंगी। आर्कन प्रोटेस्ट करता है, लेकिन सब अर्ली एजुकेशन दे रहे हैं आजकल। हाउस टेलीपोर्ट तो बच्चे के पैदा होते ही स्टाफ पकड़ा देता है। लिली फिर से गुस्सा, क्या अब स्पीयर स्टाफ दिखने लगा तुझे? और फिर आर्गरिक यानी डेन सोचता है कि शायद उसकी माँ बाप इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसकी 2 बड़ी बहनें ऐसी करियर्स में चली गईं जिनका असैसिनेशन या स्पीयर से कोई लेना देना नहीं है। दोपहर में उसकी दोनों बहनें आती हैं और अपने छोटे भाई के गाल इतने पिंच करती हैं कि बेचारे के चीक्स लाल हो जाते हैं। अरबेला जो उसकी बहन है हंसते हुए कहती है, अब तो और भी क्यूट लग रहा है इतने भरे हुए गालों के साथ। उसी वक्त हमारा प्यारा सा लड़का नरेशन देता है। अरबेला बचपन से ही मैजिक में इतनी टैलेंटेड रही है कि वो बहुत जल्दी से मेज की राह पर चल पड़ी थी। सिर्फ 12 की उम्र में ही वो एक 3 चेन क्लास मैच बन चुकी थी और जब 9 चेन्स मैग का हाईएस्ट लेवल होता है तो सोचो, उसने तो शुरुआत में ही एंट्री लेवल को पार कर लिया था। टोटल जीनियस। अरबेला फिर प्यार से पूछती है, भाई तू मेरे साथ मैजिक सीखना चाहेगा क्या? अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ यार, तुझे सिखा के मजा आएगा। जहाँ अरबेला इतनी एनर्जेटिक है वहीं उसकी दूसरी बहन क्लेयर पूरी तरह से अलग है। नर्वस, थोड़ी सी शांत और धीरे से बोलती है, मैं तुझे समनिंग सिखा सकती हूँ, काम आती है ये ट्रिक, हैंडी रहती है। क्लेयर भी काफी टैलेंटेड है। उसने 7 साल की उम्र में अपनी पहली समन कर ली थी और अब तो एक साथ 2 समन्स को हैंडल कर लेती है। अरबेला फिर मस्ती में क्लेयर से कहती है, छूना उसको, देख कितना सॉफ्ट लग रहा है। पर क्लेयर थोड़ी हिचकिचाती है, अनश्योर कि टच करना चाहिए या नहीं। डेन हमारा लड़का खुद भी बड़ा प्यारा बन के बिहेव कर रहा है और सोच रहा है, पहले तो लगा था क्लेयर को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, अब समझ में आता है कि शायद वो जेलस फील कर रही है क्योंकि अब मैं घर का सबसे छोटा हूँ और सारी अटेंशन मेरी तरफ जा रही है। आखिरकार क्लेयर धीरे से हाथ बढ़ाती है और सॉफ्टली उसकी नाक को छूती है। फिर अचानक एक्साइटेड होके बोलती है, OMG कितना सॉफ्ट है। फिर से छूती है और वादा करती है, जब तू बड़ा होगा सब कुछ सिखा दूंगी। डेन थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करता है। सब मुझे अपनी अपनी चीजें सिखाना चाहते हैं। पापा एक हेक्सा क्लास स्पीयरमैन, मम्मी एक रिटायर्ड बट डेडली असैसिन और सबसे बड़ी बहन एक जीनियस मेज, फिर क्लेयर एक बॉर्न समनर। काउंट सोग्रिस का ये नोबल घराना बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट फैमिली है जैसा उसने हमेशा इमेजिन किया था। अब वो सोचता है, रिवेंज लेने का कोई फायदा भी है क्या? मेरी मौत तो एक बैटलफील्ड में हुई थी और ऑनेस्टली जिसने मुझे हराया उसने कुछ गलत नहीं किया था। फिर पूरी फैमिली हॉल में इकट्ठा होती है। हर कोई आर्ग्यू कर रहा है कि डेन को क्या सीखना चाहिए। ये फैमिली का मजेदार और प्यार भरा झगड़ा देखकर डेन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ये वो फैमिली है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। आई एम रियली हैप्पी मैं यहाँ पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही सबकी बहस ज्यादा बढ़ने लगती है वो सोचने लगता है, क्या हर हार्मोनियस फैमिली ऐसी ही होती है? अब रिवील होता है, सोग्रेस फैमिली में एक खास सेरेमनी होती है, द चूजिंग सेरेमनी। जब भी किसी बच्चे का पहला बर्थडे आता है तो उसके सामने कुछ चीजें रखी जाती हैं और वो जिस चीज को उठाता है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो फ्यूचर में क्या बनेगा। अब 1 साल बीत चुका है और आज यंग मास्टर डेन की बारी है। वो अब 1 साल का हो चुका है और अपनी क्लास चुनेगा। गेस्ट्स आपस में बातें कर रहे हैं। एक लड़की बनी मेज, दूसरी समनर। अब डेन क्या चुनेगा? सब लोग हॉल में सेरेमनी देखने पहुंचते हैं। 4 आइटम्स उसके सामने रखे होते हैं, हर एक अलग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। डेन के चारों तरफ लोग जमा हो गए हैं और उसकी मम्मी प्यार से कहती हैं, जो पसंद आए वो चूज कर लो बेटा। लेकिन डेन थोड़ा कंफ्यूज लगता है। वो पापा की तरफ देखता है जो एक्साइटेड हैं कि बेटा शायद स्पीयर उठाएगा। पापा सोचते हैं वो ड्रैगन टेल स्पीयर की तरफ जाएगा। इसकी स्पीयर हेड डुक्रेन से बनी है, माना डाले तो उतनी ही शार्प और हेवी हो जाती है। उधर मम्मी सोच रही होती हैं, इतना हैंडसम है, असैसिन बनेगा तो रॉयल लगेगा। वो सोचती हैं, ये नाइट हॉर्न डैगर परफेक्ट है, एथेरल वॉर्ड से बना,
सभी एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है और कई जहरीली चीजें स्टोर कर सकता है। अरबेला कॉन्फिडेंटली सोचती है, ये पाउच तो जरूर उठाएगा, यही तो मैजिकल लेगेसी है। वो एक सब स्पेस पाउच है, सिर्फ मेजेस यूज कर सकते हैं। क्लेयर हमेशा की तरह थोड़ा अनश्योर होती है, क्या वो समन कर पाएगा? उसके सामने जो आइटम रखा है वो एक समनिंग साइन है, पर डेन कंफ्यूजन में है क्योंकि वो लिटरली अपनी फैमिली की थॉट्स सुन सकता है। वो एक लंबी सांस लेता है और डिसीजन लेता है। धीरे धीरे रेंगते हुए चारों आइटम्स की तरफ जाता है। एक्साइटमेंट पूरे हॉल में भर जाती है। हर कोई अपनी तरफ से चीयर कर रहा है। पापा कुछ स्टर्डी चूज करना, मम्मी कुछ शॉर्ट एंड शार्प उठाना बेटा। जैसे ही वो आइटम्स के पास पहुंचता है, चारों आइटम्स से एक येलो लाइट निकलने लगती है। सब चौंक जाते हैं। सभी आइटम्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ऑडियंस शॉक्ड भी है और अमेज्ड भी। यंग मास्टर तो असली जीनियस है। डेन भी पूरे सिचुएशन से हैरान है। वो सोचता है, पहले बैटलफील्ड में स्किल्ड सोल्जर था, पर अब शायद ये लेवल ही कुछ और है। अरबेला क्यूरियोसिटी से पापा से पूछती है, अब क्या करें? पर पापा मम्मी दोनों ही क्लूलेस हैं। शायद अब हमें उसे चारों चीजें सिखानी पड़ेंगी। बाकी बहनें भी शॉक्ड हैं और डेन वो तो बस मुस्कुरा देता है दिल से। समय बीतता है और हम ट्रेनिंग हॉल में हैं, जहां हथियारों की आवाजें गूंज रही हैं। अब हमारे सामने है डेन और उसके पापा की स्पारिंग। अब लगता है डेन बड़ा हो गया है। कुछ सेकंड्स पहले तक जो छोटा सा बच्चा था, अब एक यंग वॉरियर लगता है। ऑर्किन उसके पापा प्राउड होकर मुस्कुराते हैं। ग्रेट जॉब बेटा, तूने मेरी सिखाई हुई टेक्निक परफेक्टली पॉलिश कर ली। डेन भी थैंक यू कहता है और रिवील होता है अब वो 7 साल का हो चुका है। इसी बीच एक आदमी आता है, हाथ में एक स्पीयर लेकर। डेन क्यूरियस होकर देखता है और आर्किन तुरंत वो स्पीयर पकड़कर अपने बेटे को देता है। ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है, असल में बैंक्वेट में देना था, पर सोचा तेरी मम्मी से पहले ही दे दूं। वो बताता है कि इस स्पीयर को 2 साल पहले कैपिटल के फेमस क्राफ्ट्समैन से बनवाया गया था। हैप्पी ईयर बर्थडे चैंप। डेन एक्साइटमेंट में अपना पुराना लकड़ी का डंडा गिरा देता है और नया स्पीयर पकड़कर बोलता है, वाओ पापा ये तो सुपर कूल है। ब्लैक हैंडल और सिल्वर स्पीयर हेड का कॉम्बो उसे बहुत पसंद आता है और सरप्राइजिंगली वो काफी हल्का भी है। पापा पूछते हैं, पसंद आया? वो मुस्कुराकर बोलता है, मैं इसे प्यार करता हूँ। इतना एक्साइटेड है कि फौरन उसको घुमाने लगता है। पापा फिर पूछते हैं, तेरा पता है सोर्ड और स्पीयर में फर्क क्या होता है? डेन स्मार्टली जवाब देता है, स्पीयर की लंबाई से ओपोनेंट को दूर रखा जा सकता है और इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छोटी होती है, इसलिए अटैक एफिशिएंसी हाई रहती है। पापा भी अग्री करते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन जैसे जैसे तू पावरफुल बनेगा, स्पीयर को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। वो एक्सप्लेन करते हैं, हर वेपन की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। इवन स्वॉर्ड्स जो परफेक्ट माने जाते हैं, हर सिचुएशन में स्ट्रांग नहीं होते। डेन सिर हिलाता है, आई विल रिमेंबर दैट पापा। फिर पापा स्पीयर को स्पिन करते हुए बोलते हैं, चल एक स्पार करते हैं, तुझे कुछ दिखाना है। डेन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हेक्सा क्लास स्पीयरमैन की जो पावर उसके पापा से निकल रही है, वो पहली बार इतनी इंटेंस मैजिक एनर्जी देख रहा है। जैसे ही पिता ने अपनी ताकत इकट्ठा करके भाला आगे बढ़ाया, भाले की नोक के आसपास की हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो समझाते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जादुई शक्ति को भाले में भरकर छोड़ा है। ये टेक्निक उस कोर की खासियत का इस्तेमाल करती है जो सारी मैजिक पावर को एक जगह केंद्रित करती है। बेटा तुरंत कहता है कि उसने ये टेक्निक अपनी बहन से सुनी थी और बताता है कि जैसे जैसे इंसान के अंदर कोर्स बढ़ते हैं, वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज से भी आगे जा सकता है, मतलब लिमिट्स पुश की जा सकती हैं। वो सोचता है कि अपने पिछले जन्म में उसके पास 4 कोर्स थे और ये सारी नॉलेज उसी जिंदगी की देन है। उधर पिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। उन्हें गर्व होता है कि उनका बेटा कितनी लगन से सीख रहा है। वो उसे याद दिलाते हैं कि अब उसके पास 6 माना कोर्स हैं। हमारा छोटा हीरो बाहर से शॉक्ड होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा है कि अगर वो मरा ना होता तो उस जिंदगी में भी 6 कोर्स हासिल कर ही लेता। फिर पिता उसे एनकरेज करते हैं कि अब वो खुद अपने नए भाले से ट्राई करे। डेन थोड़ा हेजिटेंट महसूस करता है, लेकिन पिता उसे समझाते हैं, बस माइंड को रिलैक्स करो, टेंशन भूल जाओ और भाला थ्रस्ट करो। डेन मान जाता है। भाला पकड़ते हुए वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में उसे भालों में कभी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तलवार में अपनी काबिलियत दिखी थी, इसलिए भाले को सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन माना था। लेकिन अब वक्त आ गया है इसे सच में आजमाने का। भाला चलाने से पहले वो अपनी आंखें बंद करता है और पिता सोचते हैं कि उसका स्टैंस अच्छा है। वो खुद मुस्कुरा उठते हैं क्योंकि उन्हें याद है ये टेक्निक उन्होंने सीखने में पूरे 7 साल लगाए थे। मगर उनका बेटा अभी तो सिर्फ 7 साल का है, क्या वो इसे कर भी पाएगा? लेकिन जैसे ही डेन भाला थ्रस्ट करता है, हकीकत ही टूट जाती है।
ये नजारा देखकर पिता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा ये मिरेकल कर गया। वो चिल्ला उठते हैं, तुझे ये सब कैसे आता है? डैन टेक्निक पूरा करके मुस्कुराता है और बताता है कि जब उसने भाला थ्रस्ट किया तब उसने सारी मैजिक पावर को स्पीयरहेड में जमा किया और जैसे ही वो पहुंच गई उसने फ्लो काट दिया। पिता लिटरली झूम उठते हैं, क्या तूने अपना माना कोर बना लिया? डैन हाँ में जवाब देता है और बताता है कि एक किताब पढ़ते वक्त उसने कोर बनाने की टेक्निक देखी और सोचा ट्राई करता हूं और लकी रहा। लेकिन असलियत ये नहीं है, सच तो ये है कि वो कोर मना ब्रीदिंग प्रैक्टिस के दौरान बना था। पिता नीचे झुककर उसके सामने आकर आंखों में देखकर कहते हैं, तू एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। डैन बस मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है पापा, आगे आगे देखिए होता है क्या। उधर पिता सोच में पड़ जाते हैं, क्या मेरा बेटा एक साथ मेज, स्पीयरमैन, असैसिन और समनर बन पाएगा? रात ढलती है और आखिरकार डैन का 7वां जन्मदिन शुरू हो जाता है। महल में मेहमानों की भीड़ है, संगीत बज रहा है और हर कोई हंसी मजाक में मग्न है। और तभी पार्टी में आता है वही आदमी जिसने डैन को उसके पिछले जन्म में मारा था, ड्यूक बाउट। जैसे ही वो अर्कन को देखता है वो हाथ हिलाकर बुलाता है। अर्कन उसे ड्यूक कहकर ग्रीट करता है, लेकिन बाउट मुस्कुराकर कहता है, अरे छोड़ो ये औपचारिकता, दोस्त हो यार। अब बाउट कौन है? गैल्थियन एम्पायर के सबसे पावरफुल घराने का मुखिया और थर्मियन डची का राजा। अर्कन फौरन उसके पास जाता है और धीरे से कान में कहता है, बहुत लोग देख रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल रहो। ड्यूक हंसकर कहता है, जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे तेरा बेटा कहाँ है? अर्कन डैन को बुलाता है, बेटा ड्यूक थर्मियन को हेलो कहो। जैसे ही डैन ड्यूक थर्मियन का नाम सुनता है उसके दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह दौड़ जाती हैं। वो आखिरी मंजर जब इस आदमी ने उसे मारा था, लेकिन अब वो अपना गुस्सा छुपाकर सामने आता है। सिर झुकाकर कहता है, मैं डैन सॉग्रेज हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई सर। ड्यूक हंसते हुए इम्प्रेस्ड हो जाता है, बिल्कुल अच्छे मैनर्ड बच्चा है। फिर पूछता है, तो क्या ये भी भाला सीख रहा है? अर्कन हंसते हुए जवाब देता है, जी सीख रहा है। इसी बीच एक छोटी सी लड़की ड्यूक के पीछे से आती है। डैन की नजर उस पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। वो लड़की विनम्रता से काउंट सग्रेस को ग्रीट करती है और अपना परिचय देती है, मैं लेला थर्मियन हूँ, थर्मियन डची की सबसे छोटी बेटी। पार्टी तो आगे बढ़ती रही, लेकिन अंदर अंदर ड्यूक बाउट और आर्कन दोनों थोड़े परेशान थे, क्योंकि बैरोनेस थर्मियन अभी भी बीमार थी और इलाज का कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। ड्यूक ने कहा, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो समझ जाना कि मेरी पत्नी की हालत बिगड़ गई है। उसने टेलीपोर्टेशन स्क्रोल ले रखा था ताकि कभी भी कैपिटल वापस जा सके। वैसे आज की पार्टी डैन के लिए है, लेकिन वो पता नहीं कहां गायब हो गया था। ड्यूक बाउट सोचता है, ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा और बात करता उससे। अर्कन भी देखता है, अरे उसकी बेटी लेला भी गायब है, ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। दोनों महल के पीछे टहलते मिलते हैं। शायद उन्हें भी ये बोरिंग पार्टी पसंद नहीं आई। अब दोनों क्या बात कर रहे हैं ये उनके माता पिता भी नहीं जानते थे। प्राइवेट में लेला बहुत बातूनी निकली। वो बताती है कि उसे अपने पिता के साथ ये नोबल पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस बार वो खुश है कि आई। मैंने सुना था कि तुम बहुत हैंडसम हो, लेला कहती है, लेकिन मूनलाइट में तो और भी अच्छे लग रहे हो। डैन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, ग्लैड यू लाइक इट हियर। हमारा इलाका कैपिटल से ज्यादा शांत है। लेला मानती है कैपिटल में तो हर रोज कोई ना कोई आता है, नोबल्स, बिजनेस डील्स, यहाँ तक कि इंपीरियल फैमिली तक। हर बार मुझे फॉर्मल ड्रेस पहन के सबका वेलकम करना पड़ता है। काश मैं प्रैक्टिकल कपड़े पहन पाती और तलवार प्रैक्टिस कर पाती। डैन हैरान हो जाता है, इतनी छोटी और मासूम लगने वाली लड़की तलवार प्रैक्टिस करती है। वो बताता है कि उसे भी अपने इलाके की शांति पसंद है, इससे उसे स्पीयर प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। लेला पहले तो चौंकती है कि वो भाला चला रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है, अरे हाँ, तुम्हारे पापा तो ब्लू व्हर्लविंड कहलाते हैं। लेला मानती है कि वो भी एकेडमी ज्वाइन करने की तैयारी कर रही है, लेकिन डैन कहता है, मैं प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहा कि एकेडमी में सिलेक्शन हो, मैं कर रहा हूं ताकि वहां जाकर सबसे बेहतर बन सकूं। लेला उसकी कॉन्फिडेंस सुनकर दंग रह जाती है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? डैन आराम से जवाब देता है, तो फिर दोबारा ट्राई करूंगा, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो समझ जाऊंगा कि शायद ये मेरा रास्ता नहीं था। लेला उसकी सोच से काफी इंप्रेस होती है। उसे ऐसा आजाद सोचने का मौका कभी नहीं मिला। उसके घर में तो फेलियर का मतलब ह्यूमिलिएशन होता है। डैन अब तक कई नोबल्स के बीच रह चुका है, लेकिन उसे आज भी हैरानी होती है कि ये लोग कितनी छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं। उधर लैला डैन की बातें सुनकर खुश हो जाती है और फौरन पूछती है, चलो तुम्हें मेरी सोर्ड टेक्निक दिखाती हूँ। डैन थोड़ा चौंकता है, इतनी एक्साइटेड, लेकिन लैला को कौन रोक सकता है जब तलवार हाथ में हो।
वो सीधा पूछती है ट्रेनिंग ग्राउंड कहाँ है, और डैन को उसे ले जाना ही पड़ता है। बस उम्मीद करता है कि वहां कोई सीन ना बन जाए। ट्रेनिंग ग्राउंड में लैला बिल्कुल नहीं रुकती, एक मूव के बाद दूसरा मूव, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस सोर्समैन की तरह। एक बिगिनर की नजर से देखा जाए तो लैला की मूवमेंट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही थी, लेकिन हमारा हीरो वो कोई बिगिनर नहीं था। जब उसने लैला की मूव्स देखी तो मानना पड़ा, उसके अटैक से लेकर डिफेंस तक के ट्रांजिशंस काफी स्मूथ थे और अटैक का टाइमिंग भी काबिले तारीफ था। लेकिन एक पॉइंट पर आकर उसकी मूवमेंट्स बीट से हटने लगी। उस फ्लो में वो परफेक्शन नहीं रहा। एक्सरसाइज के बाद लैला, जो थोड़ी सी हाँफ रही थी लेकिन खुश थी, उसने पूछा कैसी लगी मेरी प्रैक्टिस। शुरुआत में डेन ने पूरी ऑनेस्टी नहीं दिखाई, वो बस मुस्कुराकर बोला बहुत अच्छा किया, मजा आया देखने में। लैला ये सुनकर काफी खुश हो गई, लेकिन फिर डेन ने डिसाइड किया कि उसे सच बोलना चाहिए। उसने सॉफ्टली बताया तू थर्ड फॉर्म के बाद हाफ स्टेप ज्यादा ले रही थी और ये गलती बाकी फॉर्म्स में भी रिपीट हो रही थी, इसीलिए बाद के स्वॉर्ड मूव्स थोड़ा मिसअलाइंड लग रहे थे। ये सुनते ही लैला की आंखें बड़ी हो गईं। कुछ पल को वो चुप हो गई, जैसे रोने ही वाली हो। डेन को लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही हार्श बोल दिया। उसने फौरन माफी मांगी और कहा शायद मैं गलत हूँ, मैंने बहुत पहले एक स्वॉर्ड्समैन को ऐसा करते देखा था, शायद याद गलत हो। लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लैला ने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा और फिर दोबारा मूव्स रिपीट करना शुरू किया। इस बार मूवमेंट्स परफेक्ट थीं। डेन की एडवाइस ही वो मिसिंग पीस थी, जिसकी वजह से लैला अब परफेक्ट स्टैंस में आ गई थी। खुश होकर वो दौड़कर डेन को गले लगा लेती है। डेन थोड़ा रेजिस्ट करता है, लेकिन ये हग डालना मुश्किल था। लैला उसकी स्वॉर्ड नॉलेज से जेन्युइनली फैसिनेटेड थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो गलती उसके इंस्ट्रक्टर्स ने नहीं पकड़ी, वो इस लड़के ने एक नजर में पकड़ ली। वो कहती है मैं ये एडवाइस कभी नहीं भूलूंगी। आखिर में जब वो उसे छोड़ती है, तब तक वो उसे ऑलमोस्ट सफोकेट कर चुकी होती है और जैसे ही छोड़ती है, तलवार घुमाते घुमाते उसे काट ही देती। डेन सोचता है इस लड़की को थोड़ी नीटनेस सिखाने की जरूरत है। वो तो बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया था इस सडन हग से, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसे बुरा लगा। इस क्यूट मोमेंट को ज्यादा देर प्राइवेसी नहीं मिली। सर्वेंट्स की आवाजें आने लगी, वो दोनों को ढूंढ रहे थे। अब दोनों समझ गए कि बैंक्वेट से काफी दूर निकल आए हैं, तो वो जल्दी जल्दी वापस चले गए, इससे पहले कि कोई उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर देख ले। जब वो लौटे तो सारा ध्यान सिर्फ डैन पर था। उसके माँ बाप ने उसे ऑफिशियली बधाई दी, उसके पहले माना कोर के लिए और उसके जन्मदिन के लिए। और फिर आया गिफ्ट का वक्त। उसे एक खास ब्रूच दिया गया, सग्रिस फैमिली का क्रेस्ट वाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी बड़ी बहनों के पास है। माँ ने कहा इस गिफ्ट को संभाल कर रखना, ये अब तेरी पहचान और सम्मान का प्रतीक है। उसके बाद सारे मेहमानों ने उसे बधाइयां दी। अब ऑफिशियली और दिल से डेन को सग्रेस नाम दिया गया और वहां मौजूद कोई भी इस बात में डाउट नहीं कर सकता था कि वो एक दिन अपने पिता की तरह महान बनेगा। डेन के माँ बाप बेहद खुश थे और खुद छोटा डेन भी, क्योंकि ये उसकी 2 जिंदगियों में पहली बार था जब इतने सारे लोगों ने उसे इतने प्यार से बधाई दी थी। और तभी पूरे हॉल की जमीन हिलने लगी, मेहमान चिल्लाने लगे, डर गए। किसी को लगा भूकंप है, किसी को इन्वेजन का डर। डेन भी घबरा गया, बट उसके पापा ने उसे फौरन शांत किया। अर्खन सग्रेस को पता था ये क्या है, लेकिन उन्होंने उम्मीद की थी कि आज का दिन शांत गुजरेगा, पर लगता है उनकी बेटी ने बात नहीं मानी। तभी हॉल की छत के पास बिजली चमकने लगी और एक पोर्टल खुला। सब लोग हैरान रह गए जब उस पोर्टल से एक छोटी सी फिगर बाहर निकली, जैसे ग्रेविटी उसके लिए कोई चीज ही ना हो। वो आराम से जमीन पर उतरी और मुस्कुराकर बोली मैं देर नहीं हूँ। वो थी डेन की बड़ी बहन एराबेला। सबकी जबड़े खुले के खुले रह गए। इतनी छोटी लड़की और टेलीपोर्टेशन मैजिक। इस एज में तो सिर्फ वही लोग गेट खोल सकते हैं जिन्होंने कम से कम 5 चेन्स हासिल किए हों। डेन इम्प्रेस नहीं हुआ, उसे तो सिर्फ ये सब ज्यादा लाउड और ड्रामेटिक लगा। और फिर आसमान में एक भयानक मॉन्स्टर प्रकट होता है, एक बड़ा सा वाइवर जिसकी पीठ पर सवार थी लेडी क्लेयर। उसका मूड भी खास अच्छा नहीं था, क्योंकि वो बस एक पल से पीछे रह गई थी एराबेला से। वो हॉल में उतरती है और लोग विस्पर करने लगते हैं, हर्ड शी इज अ ब्रिलियंट समनर बट अ वाइवर्न एट 16। आखिरकार दोनों बहनें घर आ चुकी थी। अब तीनों सिबलिंग्स एराबेला, क्लेयर और छोटा भाई डेन अपने पेरेंट्स के सामने खड़े थे, अपने प्यारे छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देने। दोनों बहनों ने जल्दी से अपने गिफ्ट्स उसे थमा दिए। हैप्पी बर्थडे डेन। डेन ने दोनों को थैंक यू कहा। इतनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर घर आए, उसके लिए भी थैंक्स। एराबेला एक्साइटेड थी। चलो जल्दी खोलो गिफ्ट। ड्यूक आर्खन ऑलमोस्ट इमोशनल हो गए। इन लड़कियों ने तो मुझे बर्थडे पर बस एक लेटर भेजा था। डेन ने एराबेला का दिया बॉक्स खोला। उसमें एक रिंग थी,
जो असल में एक डिमेंशनल पाउच थी। एराबेला ने खुद उस आर्टिफैक्ट को डिजाइन किया था। सब स्पेस मैजिक का ऐसा इस्तेमाल हाईएस्ट चेन के मैजिशियंस ही कर पाते हैं। उसके प्रोफेसर ने उसमें स्पेल डाला था और इस रिंग को स्पेशली डेन के लिए तैयार किया गया था। उसके डीएनए को कोड किया गया था ताकि कोई और इसका इस्तेमाल ना कर सके। मॉमी लिली ने रिंग को देखते ही पहचान लिया। वाओ, इसमें तो हाई ग्रेड मैजिक स्टोन्स लगे हैं। एराबेला ने समझाया, बस थोड़ी सी माना डालो और ये सब स्पेस खुल जाएगा, नॉर्मल पाउच से बहुत बेहतर। डेन ने जैसे ही माना डाला, सबके सामने एक हरा पोर्टल खुल गया। सारे लोग दंग। ड्यूक आर्कन स्टन्ड थे इतनी आसानी से। क्लेयर, ड्यूक बाउट और लेला सब शॉक थे। डेन ने तो एराबेला से भी तेज सबस्पेस खोल दिया था। वो सच में एक जीनियस था। अगर उसने एक साथ मैना कोर और मेज सर्कल डेवलप कर लिए तो ये इतिहास बन जाएगा। डिस्प्ले के बाद क्लेयर आई और बोली, अब मेरी बारी है लिटिल ब्रो। उसने अपना गिफ्ट दिया। डेन ने धीरे धीरे बॉक्स खोला। उसमें एक अजीब सा एग था, सॉफ्ट क्लॉथ पर रखा हुआ। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। ये क्या है? क्लेयर पैनिक कर गई। सावधान, ये कोई ऑर्डिनरी एग नहीं है। फैमिली भी क्यूरियस हो गई। क्लेयर ने सबको नहीं बताया, बट उसने धीरे से डेन को विस्पर करके बताया, ये एक फेमिलियर है। मैं डेकरन समन कर रही थी और गलती से ये मिल गया। मुझे भी नहीं पता इसमें से क्या निकलेगा, बट बिलीव मी, ये रेयर है। डेन सोचने लगा, फेमिलियर समन से अलग होते हैं, ये परमानेंटली रियल वर्ल्ड में रहते हैं। क्लेयर ने उसे कहा, इस एग को सीक्रेट रखना जब तक हैच ना हो। डेन ने वादा किया, लेकिन ये सीक्रेट खेल एराबेला को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो पूरी तरह लेफ्ट आउट फील कर रही थी। क्लेयर की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डेन को हर सुबह और हर शाम उस अंडे में अपनी मना डालनी थी ताकि वो अंडा उसे अपना मास्टर मान सके। लिली बस इतनी खुश थी कि उसका छोटा बेटा इतने अद्भुत गिफ्ट्स पा रहा है। इससे ये भी साफ दिख रहा था कि उसके बच्चे एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। गिफ्ट देने का सिलसिला खत्म होते ही ड्यूक आर्कन ने हल्की सी खांसी लेकर अपनी बेटियों को याद दिलाया, कम से कम अपने मम्मी पापा को हेलो तो बोल लो। जब तुमने कहा था कि शायद पार्टी में आ नहीं पाओगी और अब अचानक आ धमकी हो, तब जाकर लड़कियों को एहसास हुआ कि वो तो अभी तक अपने पेरेंट्स से एक शब्द भी नहीं बोली। थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग के साथ उन्होंने अपने पापा को ग्रीट किया। ड्यूक आर्कन तो अपने बच्चों के मामले में वैसे भी बहुत सॉफ्ट हैं। उन्हें बुरा नहीं लगा। वो बस इतना खुश थे कि उनकी बेटियां फिर से उनके सामने थीं। प्रोफेशन परस्यू करने के बाद से वो घर कम ही आती थीं, तो उन्हें सही सलामत और हेल्थी देखकर आर्कन का दिल भर आया। दूर कोने में खड़ी लेला सॉग्रे फैमिली को इतने प्यार से हंसते बोलते और एक दूसरे से घुलते मिलते देख रही थी। उसके दिल में एक हल्की सी कसक उठी। वो अपनी फैमिली से अपनी तुलना करने लगी। डेन ने देखा कि लैला की नजरें लगातार उनकी तरफ थीं, और फिर जैसे ही वो चुपचाप मुड़कर जाने लगी, उसने उसकी उदासी को महसूस किया। डेन सोच में पड़ गया। इतनी बड़ी रॉयल भीड़ के बीच वो इतनी अकेली और उदास क्यों लग रही थी? बैंक्वेट खत्म हुआ और अगला दिन शुरू हुआ। ड्यूक थर्मियन उस रात वहीं रुके थे और अब सॉग्रे की टेरिटरी में टहलते हुए अपनी सोच में डूबे थे। उन्हें बस यही सोच कर हैरानी हो रही थी कि अरेबेला सॉग्रे कितनी टैलेंटेड है। एकेडमी की सबसे बेस्ट मेज, उसके मैजिकल आर्ट्स के टैलेंट की तो कोई बराबरी ही नहीं थी। वो लड़की ड्यूक थर्मियन के बेटे, जो एकेडमी का बेस्ट सोर्ड्समैन था, उसके लिए परफेक्ट मैच बन सकती थी। अगर हाउस सॉग्रे और थर्मियन आपस में मैरिज से जुड़ जाएं, तो एक ऐसा पावरफुल फैक्शन बन सकता है जो इंपीरियल फैमिली तक को टक्कर दे दे। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी इन दोनों हाउसेस या उनके बच्चों से पंगा नहीं ले पाएगा। ड्यूक थर्मियन ने तय किया कि आज आर्कन से मिलने पर वो अपने बड़े बच्चों की एंगेजमेंट की बात छेड़ेंगे। आर्कन से मिलने के रास्ते में अचानक उनके कानों में तलवारों की टकराहट की आवाज आई। ट्रेनिंग ग्राउंड से आ रही थी। सुबह सुबह कोई प्रैक्टिस कर रहा था, और हाँ, वो डेन ही था जो अपनी स्पीयर स्किल्स को एक्सट्रीम फोकस के साथ पॉलिश कर रहा था। अब तक तो वो इस वेपन के साथ काफी खतरनाक हो चुका था। पापा के साथ सालों की ट्रेनिंग और खुद की मेहनत की इंटेंसिटी ने उसे पूरी तरह कम्बैट रेडी बना दिया था। डेन का फोकस बिल्कुल बेमिसाल था। वो बैटलफील्ड में ऐसे मूव कर रहा था जैसे कोई एक्सपीरियंस वॉरियर, फ्लूइड, शार्प और हर जगह मल्टीपल किलिंग ब्लोज डिलीवर करता हुआ। उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, इंटेंसिटी को और हायर गियर में डाला, और फिर उसकी बाहें इतनी तेजी से चली कि वो सिर्फ ब्लर लगने लगी। काउंटलेस स्पीयर स्टैब्स इन सेकंड्स। ड्यूक थर्मियन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और वो चुपचाप दूर से उसकी ट्रेनिंग देखने लगे। उन्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा था। हाउस सॉग्रे का ये छोटा बेटा ट्रेनिंग में लिटरली सिको मोड में जा चुका था। थर्मियन की ट्रेन्ड आईज पहचान सकती थी कि डेन की टेक्निक कितनी फाइनली पॉलिश थी। उसकी मूवमेंट्स और कंसंट्रेशन किसी 7 साल के बच्चे जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसके सिंपल स्पीयर स्टैब्स तक इतने रिफाइंड थे कि सीजन्ड वॉरियर्स भी उससे कुछ सीख सकते थे।
आखिर में जब डैन ने अपना फाइनल सीक्वेंस पूरा किया तो वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। ड्यूक थर्मियन उसकी पूरी प्रैक्टिस देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस थे। जो उन्होंने देखा वो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। उन्हें पहले भी यंग सोग्रेस के टैलेंट की रूमर्स सुनने को मिली थी जब वो बस एक बेबी था, पर तब उन्हें लगा था कि सब एग्जैजरेटेड बातें होंगी। लेकिन अब वो जानते थे ये सब सच था। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद डैन ने फिर से प्रैक्टिस शुरू की, इस बार अपने मूवमेंट्स और फुटवर्क पर ध्यान देते हुए। ड्यूक थर्मियन, जो देश के स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन में से एक माने जाते थे, तुरंत पहचान गए कि बच्चे का स्टांस और फुटवर्क किसी सोर्ड मास्टर जैसा लग रहा था। वो सोच में पड़ गए, क्या ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में सोर्ड्समैनशिप भी उस लेवल तक सीख चुका है? तभी डैन को महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने तुरंत अपनी स्पीयर उठाई और आवाज दी, जो भी हो सामने आओ, छुपने की जरूरत नहीं। ड्यूक थर्मियन तो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि खुद को छुपा ही नहीं पाए और एक बच्चे से पकड़े गए। ये उनके वॉरियर करियर का सबसे प्राउड मोमेंट नहीं था। जैसे जैसे उन्होंने डैन के मूवमेंट्स के बारे में सोचना शुरू किया, उन्हें कुछ फेमिलियर सा लगने लगा, जैसे उन्होंने ये फुटवर्क पहले भी कहीं देखा हो। आखिरकार ड्यूक को सामने आकर माफी मांगनी पड़ी कि उन्होंने डैन की प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन में ताक झांक की। उन्होंने जोर देकर कहा, डोंट वरी, मैं कुछ शेडी नहीं कर रहा था। जब डैन को पता चला कि वो ड्यूक थर्मियन हैं, तो उसे खुद पर थोड़ा शर्म आया कि उसने इतनी कड़ाई से जवाब दे दिया। हालांकि वो इस शरीर में अब 7 साल से रह रहा था, लेकिन यही इंसान था जिसने पिछले जन्म में उसे हराया और मारा था। अपने एटिकेट ट्रेनिंग को याद करते हुए डैन सॉग्रे ने ड्यूक को फॉर्मली ग्रीट किया। थर्मियन ने माना कि वो उसके अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग से सच में मेस्मराइज्ड हो गए थे और दोबारा माफी मांगी। डैन ने बड़ी मैच्योरिटी से कहा, आपको माफ किया गया। ड्यूक को डैन का ऐसा जवाब देना बड़ा अम्यूजिंग लगा, जैसे दोनों बराबरी पर बात कर रहे हों। अब जब उन्होंने उसे पास से देखा तो उन्हें पता चला कि इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद भी बच्चे के शरीर पर ना तो थकान थी ना कांपना। उन्होंने खुद से कंपेयर किया, उसकी उम्र में तो वो मंटिकोर भी नहीं बना पाए थे। उन्होंने डैन के स्टैबिंग अटैक की तारीफ की और ये भी ऑब्जर्व किया कि वो अपने पापा आर्खन की स्पीयर स्किल्स क्लियरली इनहेरिट कर चुका है और वो स्पीयर भी बहुत फाइनली क्राफ्टेड था। डैन ने ड्यूक का धन्यवाद किया और थर्मियन हल्के से मुस्कुराए। ये बच्चा न सिर्फ एक लीथल सोल्जर है, बल्कि ये भी जानता है कि कब क्या बोलना है। उन्होंने सोचा, उसके अपने बेटे में तो 7 साल की उम्र में ना इतनी स्किल्स थी, ना ऐसे मैनर्स। इस छोटी सी मुलाकात के बाद ड्यूक थर्मियन ने मन में एक और मैरिज पॉसिबिलिटी सोची, डैन और लैला की। तो उन्होंने चालाकी से बात छेड़ दी, मेरी बेटी भी सोर्ड्समैनशिप सीख रही है और दोनों की उम्र भी ऑलमोस्ट सेम है। जब ये एकेडमी में जाएंगे तो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। डैन ने पूरे आदर से जवाब देना जारी रखा। ड्यूक को उसका यह स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज बहुत पसंद आया। आखिर में थर्मियन ने खुद को एक्सक्यूज किया ताकि वो डैन की ट्रेनिंग में और ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। लेकिन जाते जाते उनके मन में एक सवाल और था, क्या तुमने कभी सोर्ड्समैनशिप की भी ट्रेनिंग ली है? और वहीं डैन ने ड्यूक के सामने एक छोटी सी गलती कर दी। पुरानी आदतें शायद अपने आप बाहर आ गई होंगी। थर्माइन ड्यूक की तेज नजरें देखकर ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था कि उन्होंने इतनी छोटी सी बात एक नजर में पकड़ ली। जब ड्यूक ने पूछा तो डैन ने जवाब दिया कि उसने बस कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं सोर्ड्समैनशिप की, लेकिन कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। फिर भी ड्यूक को यह अजीब लगा कि इस बच्चे में कहीं ना कहीं बैटलफील्ड जैसा रॉ इंस्टिंक्ट महसूस हो रहा था। लेकिन कॉमन सेंस यही कहता है कि एक इनएक्सपीरियंस बच्चा ऐसा किलर इंस्टिंक्ट नहीं रख सकता। आखिरकार ड्यूक ने उसे छोड़ा और गुड बाय कहा और डैन ने उन्हें रिस्पेक्ट के साथ विदा किया। जाते जाते थर्मियन ड्यूक ने उसे फ्यूचर में कैपिटल आने पर मिलने का न्योता भी दिया। लगता था कि उन्हें डैन की टैलेंट में पर्सनल इंटरेस्ट हो गया है। डैन सोच में पड़ गया, क्या वो आदमी उसे अब भी पहचानता है? पिछली जिंदगी में जिसने उसकी जान ली थी, अगर उसे इस जन्म में हरा पाया तो सोचकर ही उसका खून खौलने लगा। अगर वो सही बेस बना ले और स्टडी ट्रेनिंग करे तो एक दिन जरूर उस ड्यूक को हरा देगा। ये उसका एक बड़ा गोल था, थर्माइन जैसे वॉरियर को हराना। ट्रेनिंग में लगे हुए कब समय बीत गया उसे पता ही नहीं चला। तब हेरनान, उसका अटेंडेंट, उसे बुलाने आया। हेरनान हमेशा छाया की तरह उसकी देखभाल करता था, जैसे किसी ट्रेंड असैसिन की तरह, हमेशा तैयार, हमेशा शांत। आज सब लोग बिजी थे। सेकंड बैंक्वेट की तैयारी चल रही थी। कुछ नोबल फैमिलीज तो पहले ही पहुंच चुकी थी और उसकी बहनें, वो तो टेलीपोर्टेशन गेट के जरिए वापस एकेडमी जा चुकी थी। मिड टर्म एग्जाम्स जो आने वाले थे, अब डैन को भी तैयार होना था। उसने माइंड में नोट किया कि बहनों ने उसे जो गिफ्ट्स दिए थे उन्हें वो बाद में प्रॉपर्ली देखेगा। एक इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के बाद उसे रेडी किया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए और फिर वो अपने मॉम डैड के साथ फैमिली हॉल पहुंचा। बैंक्वेट में हाई सोसाइटी के बीच उसे अपना एटिकेट पूरी तरह दिखाना पड़ा। वो बर्थडे बॉय था और हर कोई उसी पर नजरें गड़ाए बैठा था। आखिरकार
किसी तरह बैंक्वेट हॉल से बाहर निकला और चैन की सांस ली। नोबल लाइफ कितनी थकाऊ होती है ये आज और ज्यादा महसूस हुआ, लेकिन उसे सुकून मिलता था उनके खूबसूरत गार्डन में। मिस्टर गार्डनर ने इस जगह को एक मास्टरपीस बना दिया था, जहां फूलों की खुशबू, रंग और बटरफ्लाईज सब कुछ इतना पीसफुल था। वो फूलों की तरफ देखने लगा, हर फूल मानो मैजिक से भरा हो। उसे अपनी बड़ी बहन की बात याद आई। नेचर में सबसे ज्यादा माना फूलों में होता है। टाइम पास करने के लिए उसने सोचा क्यों ना थोड़ा सा माना एनालिसिस प्रैक्टिस कर लिया जाए। उसने आंखें बंद की और आसपास की नेचुरल मैजिक एनर्जी को महसूस करना शुरू किया। कुछ देर में उसे फ्लावर्स के अंदर की माना फ्लो महसूस होने लगी। पहले वो सिर्फ फेंटली सेंस कर पाता था, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे साफ दिखने लगा। मैजिक की इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग उसे पहली बार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर खुद एक मैजिक सर्कल बन गया हो। उसका मैना अफिनिटी हमेशा से जबरदस्त था और आज तो बस एक गार्डन विजिट ने उसकी परसेप्शन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। तभी अचानक कुछ टूटने की आवाज आई। उसी समय दो नोबल किड्स गार्डन में घूमते हुए वहां पहुंच गए। बैंक्वेट की बातों से बोर्ड हो चुके थे। उनमें से एक लाल बालों वाला लड़का शायद जेलस था, क्योंकि सब लोग सिर्फ डेन की ही बातें कर रहे थे। वो गुस्से में फूलों की क्यारी को पैरों से कुचलते हुए चला, बिल्कुल लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट। उन्होंने जैसे ही डेन को देखा उसे एक सर्वेंट समझ लिया और चिल्लाने लगे, तू हमें बाहर ले चल। डेन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुनक कर पूछा, गार्डन के रास्ते छोड़ के फूल क्यों कुचल रहे हो तुम लोग? रेड हेयर्ड ब्रैट को बुरा लग गया। उसने डेन की कॉलर पकड़ ली। पता चला कि वो काउंट टायरन के बेटे थे, वही टायरन जिसे डेन ने पिछली जिंदगी में बैटलफील्ड पर हराया था। लाइक फादर लाइक सन, डेन ने मन में सोचा। रेड ब्रैड अब भी फैमिली नेम फ्लॉन्ट कर रहा था। हम कैपिटल के सबसे फेमस नोबल्स में से हैं, एक इशारे में तुझे गायब करवा देंगे। डेन ने सोचा, कितने इडियोटिक लोग मिलते हैं जिंदगी में। रेड ब्रैड ने पंच मारने की कोशिश की, लेकिन डेन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपना सिर उसके नाक पर दे मारा। बैम, एकदम क्रिटिकल हिट। लड़का वहीं जमीन पर गिर पड़ा। नोज से खून बहने लगा, जैसे पहली बार उसे खून दिखा हो। डेन ने काम होकर कहा, अगर धमकी दे रहे हो तो निभाओ भी। लिटिल ब्रदर कुछ समझदार था, रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेड ब्रैड का एरोगेंस तो 7वें आसमान पर था। उसने फिर से पंच मारा, लेकिन डेन तो ट्रेन था, एकदम इजीली डॉज कर लिया। डेन उसकी स्लॉपी फुटवर्क ऑब्जर्व करने लगा और सोचा, ये शायद मेज होगा या समनर। लड़ाई के लिए तो बिल्कुल जीरो है। अब तक रेड ब्रैड पूरी तरह थक चुका था और तब डेन को एक आइडिया आया, क्यों ना उस फूलों वाली मैजिक एनर्जी को यूज करूं, अपने विल के साथ कंबाइन करके एक रियल पावर बना लूं। उसने दोनों पांव जमीन पर जमाए, आंखें बंद की, हाथ में रॉ माना कंसंट्रेट किया और इमेजिनेशन से ग्लोइंग एनर्जी बॉल बनाई और फेंक मारी सीधा उसके पेट में। उस चोट में इतनी ताकत थी कि रेड बास्टर्ड दर्द से चिल्लाता हुआ घास पर जा गिरा और गिरते गिरते कंक्रीट की भी हालत खराब कर दी। उसकी चीखें उसके ईगो और बॉडी दोनों के चोटिल होने का सबूत थी। लिल ब्रो दौड़कर अपने लूजर भाई को चेक करता है, जो फूलों की क्यारी में औंधा पड़ा हुआ है। डैन को उस बास्टर्ड की हालत से ज्यादा चिंता उस फ्लावर बेड की थी जो उसने अभी अभी रूइन कर दिया था। लेकिन रेड बास्टर्ड जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास अभी भी इतनी ताकत बची थी कि वो फिर से खड़ा हो सके। डैन के पास मैजिक देखकर रेड बास्टर्ड ने झुंझलाहट में पूछा, तू है कौन? लिल ब्रो बार बार अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार। उसका प्राइड इतना हर्ट था कि उसे किसी नतीजे की परवाह ही नहीं थी। रेड बास्टर्ड ने अपने अंदर की माना को बुलाया और एक डरावना सा पोर्टल खोलने लगा। डाइन ने वो मैजिक देखकर चौंक गया। ये समनर टाइप मैजिक था। धीरे धीरे वो माना एक ट्रांसलूसेंट भेड़िए में बदलने लगी, जो जमीन की तरफ उतर रहा था। भेड़िया खून का प्यासा लग रहा था, उसकी आंखें शिकार जैसी, दांत नुकीले और डरावने। रेड बास्टर्ड पागलों की तरह हंसता है, अपने समन गेनपू को बुला चुका था। अब उसने खुद को रिवील किया, मैं हूं डिग्रॉन टायरन, अब देख तू मेरी पावर से टकराने का अंजाम क्या होता है। उसने गेनपू को डैन पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन डैन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसे ये भेड़िया समन कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा, शायद इसलिए कि वो अपनी बहन क्लेयर के भयानक वाइब्रेंट सुमामोन से पहले से परिचित था। गेनपू झपटा डैन की तरफ, लेकिन डैन की आंखों में देखते ही रुक गया, मानो उसे एहसास हो गया कि अगर उसने आगे कुछ किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गेनपू ने अपनी एग्रेशन पीछे छोड़ दी और उल्टा मुड़ गया। उसका ऑरा ही बदल गया था। अब वो डैन के लिए दोस्ताना वाइब्स दे रहा था। टायरन ब्रदर्स तो पूरी तरह शॉक में थे। डिग्रॉन का समन, उसका प्राइड, अब डाइन की तरह वैगिंग इट्स टेल कर रहा था। डिग्रॉन चिल्लाया, उसका गला फाड़ दे, लेकिन गेनपू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। डैन ने उसे धीरे से सर पर हाथ फेरा। अब वो ऑफिशियली गुड बॉय बन चुका था। डैन खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जब सोचने लगा तो याद आया कि क्लेयर के समन्स भी
उससे हमेशा अच्छे से पेश आते थे। शायद समन बीस्ट्स नेचुरली उससे जुड़ जाते हैं, या फिर शायद जेनपू का अपने असली मास्टर से अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो चुका था। डिग्रॉन के लिए ये ह्यूमिलिएशन और ज्यादा बढ़ गया। डैन उसे प्रोवोक करता रहा, और ट्राई कर ले। लिल ब्रो प्रैक्टिकली गिरगिरा रहा था, भाई बस कर और शर्मिंदा मत कर। लेकिन डिग्रॉन मानने वाला कहाँ था। फाइट जारी रखने पर अड्डा रहा। बेचारा छोटा भाई इतना डर गया था कि उसकी पैंट भी गीली हो गई। वो रोने लगा और डिग्रॉन उसे डांटने लगा, कहाँ से आया ये एम्बैरेसमेंट। देन ने भी एक और वार किया, बोला बेसमेंट में बाथ हाउस है, ले जा इसे साफ कर ले। डिग्रॉन गुस्से में भरा हुआ वहां से भाग गया, लेकिन जाते जाते डैन को गार्डन में रुकने का आदेश दे गया। डैन ने उसे घृणा से देखा, पैथेटिक लूजर। रेड बास्टर्ड अपना समन भी पीछे छोड़ गया। डैन ने सोचा क्यों ना इस चांस का फायदा उठाया जाए। उसने क्लेयर से सीखा, एक माना ट्रिक इस्तेमाल किया। जेनपू और डिग्रॉन के बीच बचा कुचा फेंट लिंक काटा और खुद से एक नया लिंक बना दिया। अब जेनपू ऑफिशियली डैन का समन बन चुका था। एक ऐसा बच्चा जिसने आज तक समन प्रॉपरली किया ही नहीं। उसने एक हाई लेवल टेक्निक कर ली सिर्फ अपनी नेचुरल कंपैटिबिलिटी की वजह से। तभी उसे कोई अनोइंगली फैमिलियर आवाज सुनाई दी। डिग्रॉन फिर से वापस, इस बार अपने डैडी मोगार्ड टायरन के साथ। वो चिल्ला रहा था, पापा इस लड़के ने मुझे मारा, मेरी समन छीन ली। बाप बेटा दोनों पैथेटिक, दोनों कंफ्यूज्ड। मोगार्ड टायरन ने खुद को ग्रैंड अंदाज में इंट्रोड्यूस किया। मैं हूं टायरन काउंट फैमिली का हेड। उसने पूछा, क्या तूने सच में मेरे बेटे की शक्ल बिगाड़ी और उसकी समन छीन ली। डायन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कामली कहा, हाँ मैंने किया। उसे याद आया, ये वही मोटा आदमी है जिसे वॉर में बंदी बनाया गया था। अब पीस टाइम में मोटा और कॉन्फिडेंट बनकर घूम रहा है। मोगार्ड ने धमकी दी, इस इंसल्ट का बदला मैं जरूर लूंगा। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है। दैन ने सर ऊंचा करके जवाब दिया, मैं हूं दैन सोग्रिस, अर्कन सोग्रिस का सबसे छोटा बेटा, साउथ का लॉर्ड। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला एंट्रेंस। बाप बेटा दोनों के होश उड़ गए। बर्थडे बॉय को इंसल्ट कर दिया था, और वो भी हाउस ऑफ सोग्रिस का राइजिंग स्टार। मोगार्ड ने अब चालें चलनी शुरू कर दी। सोचा अब डैन के नाम पर पॉलिटिकल फायदा उठाएगा, माइनिंग राइट्स मांगेगा। उसने डैन से पूछा, अब तू मेरे बेटे का इंसल्ट कैसे रिपे करेगा। डैन ने कामली जवाब दिया, पहले तो तुम्हारा बेटा मुझसे माफी मांगे। अब तो बाप बेटा दोनों के दिमाग का दही हो गया। डैन ने साफ कहा, हाँ मैंने इसे मारा, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस था और समन मैंने नहीं छीनी। गेनपू खुद मेरे पास आया। डिग्रॉन चिल्ला उठा, ये झूठ बोल रहा है। मोगार्ड को अब याद आया, सोग्रिस की बेटी एक जीनियस समनर है। शायद उसी ने डेन को सिखाया होगा ये ट्रिक। फैटी ने बहुत कोशिश की, लेकिन डेन बोर हो गया इस नॉन स्टॉप नॉनसेंस से। आखिर मोगार्ड थक कर बोला, ठीक है अब काउंट सोग्रिस ही फैसला करेगा। और जैसे ही उसने ये कहा, काउंट सोग्रिस आ भी गया। साथ में थे ड्यूक थर्मियन। अब तो दोनों टायरन शॉक में फ्रीज। काउंट सोग्रिस भी और साथ में ड्यूक। बहुत भारी सीन। नाइट के अंधेरे में रेड हेडेड बॉय अपने वर्जन सुनाता है, मैं बस गार्डन में खो गया था भाई के साथ, इसलिए डैन से हेल्प मांगी। वो लड़का अपनी कहानी बनाकर लगातार बकवास करता रहता है, जबकि डैन चुपचाप उसके पीछे खड़ा होता है, बिल्कुल बेपरवाह, सोचता हुआ कि उसके पापा कैसे इतने ध्यान से इस लड़के की बकवास सुन रहे हैं। लेकिन शायद डैन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काउंट सोग्रिस को अपने परिवार और उसकी इज्जत की बहुत परवाह है। वो किसी एक साइड को फेवर करने वाले इंसान नहीं है, बाहर वालों के साथ झगड़े में भी नहीं। उन्हें सही और गलत की पहचान है। अपनी कहानी खत्म करते हुए वो लाल बालों वाला लड़का दावा करता है कि अचानक डेन ने उसे हेडबट कर दिया और एक अजीब सी टेक्निक यूज करके उसका मजाक उड़ाने लगा। उसका कहना है कि डैन को डराने के लिए उसने अपनी समन को बुलाया, लेकिन डैन ने वो समन उससे छीन ली और उस पर पलट कर वार करने की कोशिश की। जैसे ही डिग्रॉन अपनी बात खत्म करता है, मोगार्ड आगे आता है और काउंट से कहता है कि उसका इरादा तो सिर्फ डैन को वॉर्न करने का था, लेकिन किसी की समन चुराना गलत है और वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। अब काउंट सोग्रिस बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक साइड की बात सुनकर कोई जजमेंट नहीं देने वाले। वो डायन की बात भी सुनना चाहते हैं ताकि पूरे मामले को समझ सकें। साथ ही वो मोगार्ड को भरोसा दिलाते हैं कि अगर उसे किसी बायस्ड जजमेंट की चिंता है तो ड्यूक थर्मियन भी इस मामले पर अपनी राय देंगे। ड्यूक तुरंत स्मरक करता है और कहता है कि अगर मामला इतना जरूरी है तो वो इसे संभाल सकता है। मोगार्ड की हालत टाइट है, उसके माथे पर पसीना बहने लगता है। उसे पता है कि अब उसकी वॉट लगने वाली है। थर्मियन को बीच में लाना मतलब मामला और भी खराब हो जाएगा। काउंट सोग्रिस अब अपने बेटे को इशारा करते हैं कि वो अपनी बात रखे। देन थोड़ा रिलैक्स होता है और फिर कहता है कि मोगार्ड के बेटे ने जो कहा वो पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उनके गार्डन में उन्होंने जिन फूलों को बड़े प्यार से उगाया था, उन पर डिग्रॉन ने जब मन किया तब पैर रख दिया।
इसीलिए डायन ने उसे बस बाहर जाने के लिए कहा, जिससे वो गुस्सा हो गया और लड़ाई शुरू कर दी। फैटी और उसका बेटा ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। डिग्रॉन तो डायन को झूठा तक कह देता है, लेकिन काउंट उसे चुप कराते हैं और डायन को कंटिन्यू करने को कहते हैं। डैन आगे बताता है कि जब मोगर्ड के बेटे ने गेनपू को समन किया तो उसका पहला कमांड था उसे मार दो। डैन ये भी क्लियर करता है कि उसने समन नहीं चुराई थी। गेनपू खुद उसके पास आया, उसकी नीयत को समझा और उसके साथ जुड़ गया। ड्यूक हैरान रह जाता है, एक 7 साल का बच्चा इतनी फ्लुएंसी और मैच्योरिटी से बोल रहा है। काउंट भी सोच में पड़ जाते हैं। डैन फिर से दोहराता है कि उसने किसी की समन नहीं चुराई। मोगर्ड का पारा चढ़ जाता है। वो जोर से जमीन पर पैर पटकते हुए कहता है कि ये सब बकवास है। उसका दावा है कि कोई समन कभी भी उस इंसान के साथ नहीं जुड़ सकता जो समनर ही ना हो। लेकिन डैन उसे कामली एक्सप्लेन करता है, उसके अंदर समन्स के लिए एक इनबिल्ट एफिनिटी है और अगर कोई समन अपने मालिक से इमोशनली जुड़ा ना हो तो वो किसी और के साथ बॉन्ड कर सकता है। मोगर्ड ये सब मानने को तैयार नहीं। उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे उसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। वो बस कहता है कि ये बच्चा सब बना रहा है। ड्यूक फिर सजेशन देता है, अगर ये सब सच है तो प्रूव करो। काउंट अपने बेटे की तरफ मुड़ते हैं, क्या तुम प्रूव कर सकते हो? डायन हाँ में सिर हिलाता है। मोगर्ड अपने बेटे को ऐसे घूरता है जैसे अब तो तू गया, और डिग्रॉन को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करेगा अगर वो गेनपू को समन नहीं कर पाया। डिग्रॉन कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। मोगर्ड का गुस्सा फूट पड़ता है, वो अपने बेटे पर चिल्लाता है। डैन चुपचाप मुस्कुराता है, उसने तो पहले ही कनेक्शन काट दिया था, अब तो समन वापस आ ही नहीं सकता। अब डैन खुद गेनपू को समन करने की तैयारी करता है, लेकिन कहता है कि उसे मोगर्ड के बेटे की समन साइन चाहिए। डिग्रॉन को गुस्सा आ जाता है, तू मेरी साइन मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो कुछ और बकवास करने ही वाला होता है कि काउंट उसे रोक देता है। तुम्हारी ही बातों के हिसाब से डैन साइन लेकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो ट्राई करने दो। मोगर्ड के पास कोई और चारा नहीं, वो मजबूरी में डिग्रॉन को कहता है, दे दो। लड़का रोने के कगार पर होता है, लेकिन उसे साइन देना ही पड़ता है। डैन साइन हाथ में लेकर अपना काम शुरू करता है और बताता है कि हर समन साइन पर एक यूनिक कोड नेम होता है, इसलिए कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। लेकिन गेनपू में उसका अपना माना भर चुका है, इसलिए साइन सिर्फ एक मीडियम है, कनेक्शन पहले ही बन चुका है। जैसे ही वो गेनपू को बुलाता है, गेनपू प्रकट होता है और डैन के गाल चाटने लगता है। काउंट और ड्यूक दोनों दंग रह जाते हैं। मोगर्ड और डिग्रॉन कांप रहे हैं, उनका झूठ पूरी तरह पकड़ा गया है। ड्यूक खुद सोचता है, क्या डैन स्पीयर फाइटिंग भी सीख रहा है? काउंट जवाब देता है कि हाँ, लेकिन वो खुद भी अपने बेटे की एबिलिटीज से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। फैटी अब समझ चुका है, उसकी पूरी प्लानिंग उल्टी पड़ गई। काउंट अब उसकी तरफ मुड़ते हैं, तुम मानते हो कि डैन सच बोल रहा है? फैटी ऑकवर्ड हंसी में कहता है, शायद हमने गलती से समझ लिया कि डैन ने समन चुराई थी और मेरा बेटा, उसका इरादा डैन को मारने का नहीं था, है ना बेटे? डिग्रॉन कांपता हुआ सिर हिलाता है, हाँ, मैं बस उसे डराना चाहता था। डैन गुस्से में है, उसे पता है कि ये दोनों बस बचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक एक लड़की एंट्री लेती है, सब चौंक जाते हैं, खासकर डैन, जिसे लेला को देखकर यकीन नहीं होता। वो आते ही कहती है, डिग्रॉन झूठ बोल रहा है। उसके पापा पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जवाब देती है, मैं बाहर टहल रही थी, तभी आपकी आवाज सुनी। फिर वो फैटी और काउंट को ग्रीट करती है। फैटी हड़बड़ाता है, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ड्यूक की बेटी से यूं सामना हो जाएगा। काउंट सीधे मुद्दे पर आता है, तुमने कहा डिग्रॉन झूठ बोल रहा है? लेला पूरी कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ, मैंने इनकी बातें पहले ही सुन ली थी। डिग्रॉन की हालत और खराब हो जाती है, उसे पता है अब तो गेम ओवर है। लेला सारी बातें खुलकर बता देती है और डैन के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद फैटी अपने बेटे से कहता है, काउंट से माफी मांग लो। डिग्रॉन बड़बड़ाता है, मैं गलत था। काउंट बीच में टोकते हैं, मुझसे नहीं, डैन से माफी मांगो। फैटी अपने बेटे को धक्का देता है, जल्दी माफी मांग। डिग्रॉन अजीब सा चेहरा बनाकर धीरे से कहता है, सॉरी। डैन को पता है ये माफी बस दिखावा है, लेकिन अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को याद करके वो सोचता है इस बार बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो माफी एक्सेप्ट कर लेता है और डिग्रॉन तुरंत खुश हो जाता है। थैंक यू डैन। फैटी एक लंबी सांस लेता है, बच गए। ड्यूक भी सोचता है ये बच्चा वाकई खास है। काउंट आखिरी फैसला सुनाते हैं, अब जब डैन ने माफ कर दिया है तो मामला यहीं खत्म होता है। लेकिन याद रहे, मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। डिग्रॉन ने जान से मारने की कोशिश की थी। फैटी फिर से पसीने पसीने हो जाता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन काउंट उसे डांटते हुए कहता है, अब बस करो, अपना सामान उठाओ और अपने पूरे परिवार के साथ इस किले से निकल जाओ। फैटी का दिल बैठ जाता है, उसे पता है अगर अब वो निकाला गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो अचानक से काउंट का हाथ पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगता है। बोलता है कि जो भी सोग्रिस कहेंगे वो करने को तैयार है, बस इसे एक बार उसे माफ कर दें।
लेकिन काउंट झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और साफ कर देता है कि उसे उस मोटे आदमी की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि थोड़ी देर में सैनिक आ जाएंगे और उसे औपचारिक रूप से बाहर ले जाया जाएगा। इतना कहकर वो अपने बेटे के साथ वहां से तेजी से निकल जाता है। पीछे छोड़ता है उस मोटे को जो अब भी रोते हुए माफी मांग रहा है। सोग्रिस ड्यूक थर्मियन से भी कहता है कि चलो अब निकलते हैं। ड्यूक तुरंत अपनी बेटी को बुलाते हैं और सब लोग वहां से चल पड़ते हैं। चलते चलते डेन मुड़कर पीछे देखता है और उसे एक अजीब सी तसल्ली महसूस होती है। आखिरकार ये सब गड़बड़ इन्होंने ही शुरू की थी, तो अब जब उसे सजा मिल रही है तो उसे देखकर थोड़ा सुकून तो बनता है। वैसे आज डायन ने एक बात जरूर सीखी कि जब उसके पापा गुस्से में आते हैं तो वो सच में डरावने लगते हैं। ड्यूक थर्मियन हंसते हुए पूछते हैं, क्या सच में तुमने मोगार्ड के उस बदतमीज बेटे को माना बुलेट से हराया था? डैन तुरंत हाँ में जवाब देता है। ड्यूक फिर उसकी तारीफ करने लगते हैं। तुम ना सिर्फ स्पीयर फाइट में अच्छे हो बल्कि समनिंग और मैजिक में भी कमाल हो। सच कहूं तो ऐसा टैलेंट शायद इतिहास में भी नहीं देखा होगा। काउंट सोग्रिस भी मुस्कुराते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, मुझे भी गर्व है कि मेरे पास ऐसा जबरदस्त बेटा है। डायन तो बस सारी तारीफें चुपचाप सोख कर रहा है और उधर लेला की हालत देखो, वो तो मान ही नहीं पा रही कि वो क्या सुन रही है। ड्यूक फिर कहते हैं, टैलेंट एक बात है लेकिन डैन की काल्मनेस भी कमाल है। ज्यादातर बच्चे लड़ाई के वक्त गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बात पे अड़ जाते हैं, पर डायन ऐसा नहीं करता। काउंट सोग्रिस भी सहमति में सिर हिलाते हैं। अगर सब सही चला तो ये लड़का बड़ा होकर बहुत कुछ कर दिखाएगा। वो डायन के सिर पर प्यार से हाथ रखते हैं और कहते हैं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, देखते हैं बड़ा होकर कैसा बनता है। फिर काउंट कहता है, वैसे इस बार की सारी सिचुएशन सही तरीके से हैंडल हुई, उसका सारा क्रेडिट लेला को जाता है। अगर उसकी गवाही ना होती तो शायद सब बुरा हो जाता। ड्यूक ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। अरे तुम लोग लेला को इतनी रिस्पेक्ट से देखते हो, उन्हें तो तुरंत मौका मिल जाता है। और वो चालाकी से बोलते हैं, अगर काउंट साहब लेला को इतना पसंद करते हैं तो क्यों ना शादी की बात भी शुरू कर दी जाए। सोग्रिस चौंकते हैं और ड्यूक की नीयत साफ साफ पढ़ लेते हैं। फौरन बात बदलते हैं, वैसे भी सूरज ढलने ही वाला है, बैंक्वेट का टाइम हो गया है, मैं हाल में मिलूंगा। इतना कहकर काउंट वहां से तेजी से निकल जाते हैं। ड्यूक भी अपनी बेटी से कहते हैं, तुम आराम से आना डैन के साथ, मैं जरा काउंट से एक छोटी सी बात कर लूं। और वो भी काउंट के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब सिर्फ डैन और लेला बचे हैं। चलते चलते लेला डैन से पूछती है, ये समन्ड बीस्ट ने अपनी समनर की बात नहीं मानी और तुम्हारी बात कैसे मान ली? मैंने कैपिटल में बड़े बड़े समनर्स को देखा है पर ऐसा कभी नहीं हुआ। डैन थोड़ा कंधे उचकाकर कहता है, पता नहीं यार, बस ऐसे ही हो गया। लैला नाराज होकर मुंह फुला लेती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी मदद की थी और अब तुम मुझसे सच नहीं कह रहे। लेकिन डैन बड़े आराम से बोलता है, अरे मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी ना, जब तुम सोर्ड फाइट सीख रही थी तब कौन था जो तुम्हें सिखा रहा था? लैला कुछ सेकंड सोचती है, फिर थोड़ा अनमने ढंग से मान लेती है, ठीक है तुम भी सही हो। डैन फिर कहता है, अब जब हमने एक दूसरे की हेल्प की है तो आगे भी कर सकते हैं, तुम्हें कुछ सीखना हो तो बेझिझक पूछ लो। लेला की आंखों में चमक आ जाती है, सच? तो फिर अभी सिखाओ ना। डैन चौंक जाता है, इतनी जल्दी क्या है, सीखना क्या चाहती हो? लेला तुरंत बोलती है, मुझे माना बुलेट चलाना सीखना है। डैन पूछता है, इतनी जल्दी क्यों सीखना है तुम्हें? लेला कहती है, मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना है, कम से कम 2 महीना कोर्स तो बना लूं एकेडमी ज्वाइन करने से पहले। डैन थोड़े कंफ्यूजन में पड़ जाता है, इतनी जल्दी क्यों ग्रो करना चाहती हो, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। लेला की आंखें थोड़ी उदास हो जाती हैं और वो सॉफ्टली कहती है, मम्मी के लिए उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद है और अगर मैं स्ट्रांग बनूंगी तो वो प्राउड फील करेंगी। डैन को याद आता है, कुछ बड़ों को कहते सुना था कि काउंटेस थर्मियन बीमार हैं और बिस्तर से उठ नहीं पाती। अब तो लगता है डैन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे लेला की मदद करनी ही होगी। लेला खुशी से नाचने लगती है, यस, कल से ट्रेनिंग शुरू या फिर आज रात से ही शुरू कर लेते हैं, क्या पता मैं मेंशन में कितने दिन और रहूं। डैन मुस्कुराकर सिर हिलाता है, जब चाहे शुरू कर लो, बस एक बार मैजिक का फ्लो समझ में आ गया तो माना बुलेट सीखना आसान हो जाएगा। लेला फिर पूछती है, और तुम बदले में क्या चाहोगे? डैन चुप हो जाता है और उसकी चुप्पी ये साफ बता देती है कि जो वो मांगने वाला है वो इतना आसान नहीं होने वाला। अब सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट हॉल में। सारे मेहमान धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, कानाफूसी चल रही है। सब यही कह रहे हैं, अरे सुना क्या, वो मोटा टायरन, उसे कैसल से बाहर निकाल दिया गया। क्यों, क्या किया उसने? कहाँ जा रहा है कि उसके बेटे ने यंग मास्टर डैन से पंगा लिया था और उल्टा सबक सीख कर आया। सभी लोग हंसने लगते हैं, बिल्ली बनकर आया था, शेर बनकर गया, किसी ने ये भी कहा। वैसे ये डैन साहब बड़े ही कमाल के समनर हैं, कोई बोला। इतना ही नहीं, सुना है ये मैजिक भी कर लेते हैं। सबकी नजरों में अब सोग्रिस फैमिली का स्टेटस बहुत ऊपर जा चुका है।
तभी एक बड़ी मूंछों वाला आदमी डायन से हाथ मिलाता है। मैं हूँ बैरन ओपेंट, तुम्हें हमारे पूर्व वाले ओपेंट टेरिटरी के बारे में कुछ पता है? डायन आदर से सिर झुकाकर जवाब देता है, हाँ सर, सुना है वहाँ की ग्रिल्ड ट्राउट और सैफायर्स बहुत फेमस हैं। बैरन जोर से हंसते हैं, बिल्कुल सही, हमारी ट्राउट और सैफायर्स पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बेस्ट हैं। फिर वो अपनी बेटी को आगे धकेलते हैं। अरे मैं तुम्हें अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। लड़की आगे आती है और मुस्कुराकर बोलती है, हाय, मैं हूँ सिल्विया ओपेंट, नाइस टू मीट यू। डाइन थोड़े घबरा जाते हैं लेकिन पोलाइटली ग्रीट करते हैं, हाय, मैं डेन सोग्रिस। फिर सिल्विया पास आकर धीरे से फुसफुसाती है, सुना है तुम हाउस सोग्रिस के हेयर बनोगे? डैन कुछ हकलाकर कहता है, नहीं, मेरा मतलब आई डोंट नो। सिल्विया हंसकर बोलती है, अरे चलो एक्ट मत करो, सुना है तुम टैलेंटेड भी बहुत हो, तो अब से मैं तुम्हारे केयर में रहूंगी और वैसे भी हो सकता है हम फ्यूचर में फैमिली बन जाएं। बस अब समझ आया कि डैन उसके सामने इतना नर्वस क्यों था। ये लड़की तो बिल्कुल डायरेक्ट है, जीरो हेजिटेशन। उसी वक्त लेला भी सीन में एंटर करती है जब सिल्विया अभी भी डैन से हाथ मिला रही होती है। जाहिर है सिल्विया एक पोटेंशियल राइवल को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और दूसरी तरफ लेला की आंखों से तो जैसे सीधा शूल निकल रहे हों, जैसे वो पूछ रही हो, ये लड़की कौन है? सिल्विया तुरंत लेला को पहचान लेती है और बड़ी गर्मजोशी से ग्रीट करती है, मैं बैरन ओपेंट की सबसे बड़ी बेटी हूँ। लेला भी थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है, भले ही वो कहती है, नाइस टू मीट यू सिल्विया। दोनों लड़कियों की मुस्कान में ऐसा टेंशन होता है जैसे अगले ही पल लड़ाई शुरू हो जाएगी। डैन को ये देखकर एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है और उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि ये दोनों किसी भी वक्त भिड़ सकती हैं। आखिरकार लेला डैन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले जा रही हूँ, हमारा पहले से प्लान था। फिर वो उसकी तरफ एक तेज डेथ ग्लेयर फेंकती है और पूछती है, तुम्हें याद भी है हमारा प्लान? बेचारा डैन, जिसे बिल्कुल याद नहीं होता कि कोई प्लान था, फिर भी वो हाँ में सिर हिलाता है और सिल्विया से माफी मांगते हुए कहता है, हम बाद में बात करेंगे। सिल्विया जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, ऑफ कोर्स, हम डेफिनेटली बाद में बात करेंगे। और जैसे ही लेला उसे ले जाती है, सिल्विया के मन में गुस्सा और जलन दोनों भर जाते हैं। इस लड़की ने तो डैन को मेरे सामने से ही छीन लिया। लेला भी अब तक चुप नहीं बैठी। उसे सिल्विया की ऑडेसिटी पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो डैन को उससे छीनने की कोशिश कर रही थी। डैन, जो अब तक शांत था, खुद को लेला की तीखी नजरों के सामने थोड़ा डरता हुआ पाता है और मन ही मन सोचता है, कैपिटल में एम्परर के बाद सबसे पावरफुल ड्यूक की बेटी भी ईस्टर्न बैरन की लड़की से हार गई, तो कोई शक नहीं कि सिल्विया ने इतनी आसानी से हार मान ली। जब लेला और डैन अकेले हो जाते हैं तो वो उससे सिल्विया के बारे में सवाल जवाब करने लगती है, तुम दोनों के बीच कुछ है, एंगेजमेंट वगैरह का कोई चक्कर? डैन जल्दी से साफ करता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो बस एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे। लेला का मूड एकदम चेंज हो जाता है और डैन भी नोटिस करता है कि वो अब कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं जो सिर्फ डैन को पता है और उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वहां कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही वो उस हिडन जगह पर पहुंचते हैं, लेला एक्साइटमेंट से डांस करने लगती है, वाओ, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, और साथ ही ये भी कहती है कि गुड थिंग, यहाँ अगर कुछ भी हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। डैन भी अग्री करता है, बिल्कुल, ये एक परफेक्ट जगह है ट्रेनिंग के लिए। और फिर वो पूछता है, तुमने कभी माना महसूस किया है? लेला बताती है कि थोड़ा बहुत किया है लेकिन अभी तक माना कोर नहीं बना पाई। वो कहती है कि उसने कई बार कोशिश की, जैसे सांस के जरिए माना अंदर लेना। डैन को ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसे बैटल फील्ड पर नेचुरली माना फील करना आया था। उसे ये देखकर भी ताज्जुब होता है कि एक ड्यूकल हाउस उसे इस तरह से सिखा रहा है। वो डिसाइड करता है कि पहले कुछ सिंपल से शुरू करते हैं। डैन कहता है, सबसे पहला स्टेप है, जो भी माना तुम अंदर ले रही हो उसे फील करना सीखो। लेला थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है तो डैन समझाता है, अगर तुम्हें अपने शरीर से माना बाहर निकालना है तो पहले अंदर के माना पर कंट्रोल होना चाहिए और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है इमेजिनेशन। डैन उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर माना घूम रहा है। लेला कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए। वो फिर ट्राई करती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, डैन, कुछ क्यों नहीं हो रहा यार? डैन उसे शांति से आश्वस्त करता है, रिलैक्स, ये पहली बार में नॉर्मल है, फिर से ट्राई करो। उधर काउंट सोग्रिस छिपकर उन दोनों को देख रहा होता है। अपने बेटे को किसी और को सिखाते हुए देखकर उसका दिल भर आता है। उसे सच में लगता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है। उसी वक्त ड्यूक थर्मियन पीछे से आकर पूछता है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? सोग्रिस डर के मारे थोड़ा चौंक जाता है लेकिन ड्यूक हंसते हुए कहता है, रिलैक्स यार, मैं बस पूछ रहा था कि तुम दो लव बर्ड्स को अकेले में एंजॉय करते हुए देख रहे हो क्या? काउंट सोग्रिस थोड़ा इरिटेटेड होकर पूछता है, लव बर्ड्स? और तुम यहाँ पहुंचे कैसे?
ड्यूक हंसता है। तुम्हारे जैसे छुपने में तो मैं मास्टर हूँ। आखिर मेरी वाइफ एम्पायर की लेजेंडरी असैसिन है। पूर सोग्रिस कुछ बोल ही नहीं पाता, बस ऑकवर्ड सा फील करता है। ड्यूक फिर मजाक करता है, अगर किले का मालिक ही दूसरों के पर्सनल अफेयर्स में झांकेगा तो लोग क्या कहेंगे। सोग्रिस थोड़ी नाराजगी से कहता है, मैं बस अपने बेटे को फॉलो कर रहा था। ड्यूक हंसते हुए कहता है, सेम हियर, मैं भी अपनी बेटी को ही फॉलो कर रहा हूँ। और अब दोनों पिताएं वहीं जमीन पर बैठकर ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे किसी स्कूल के बाहर लड़की देखने आए हों। उधर डेन अपना डिमेंशनल पाउच खोलता है। लेला उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। तुम्हारे पास ये ऑलरेडी है। डेन बताता है कि उसकी बड़ी बहन ने इसे उसके लिए बनाया और रिसेंटली गिफ्ट किया है। लेला थोड़ा सैड हो जाती है, मेरे भाई तो एकेडमी में जाते ही मुझे भूल गए। डेन फिर एक मिरर निकालता है और लेला पूछती है, ये मिरर क्यों? वो एक्सप्लेन करता है, कभी कभी खुद को देखकर इमेजिन करना आसान होता है इंस्टेड ऑफ सिर्फ माइंड में सोचने के। लेला मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और फिर से मैजिक प्रैक्टिस शुरू करती है। इस बार वो बहुत सीरियसली कोशिश करती है। वो गहरी सांस लेती है और इस बीच दोनों पापा इंडियन स्टाइल स्क्वाट करके वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। ड्यूक विस्पर्स करता है, लेला तो डेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी है। सोग्रिस पूछता है, सच में? ड्यूक कहता है, हाँ, यूजुअली वो किसी से इतनी जल्दी घुलती नहीं। सोग्रिस बोलता है, मुझे तो वो काफी ब्राइट लगती है। ड्यूक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सॉफ्टली कहता है, वो बाहर से ब्राइट है लेकिन अंदर से नहीं। वो बताता है कि उसके बेटे एकेडमी चले गए और उसकी वाइफ बीमार हो गई, इसलिए वो अकेली हो गई है। उसे अब दूसरों से जुड़ना बहुत मुश्किल लगता है। सोग्रिस कहता है, अगर तुम्हें सब पता है तो फिर उससे इतने कोल्डली बिहेव क्यों करते हो? ड्यूक इमोशनल होकर मानता है, मैंने अपने बेटों को बहुत पैम्पर किया और वो बिगड़ गए। अब मैं चाहता हूँ कि लेला खुद स्ट्रांग बने। सोग्रिस कहता है, मत सोचो कि लेला भी वैसे ही निकलेगी। वो हर्ट हो जाएगी अगर उसे ये सब पता चला। शायद इसलिए उसने डेन से मदद मांगी, न कि अपने पापा से। ड्यूक फिर मजाक में उंगली उठाकर कहता है, तू आज भी वही पुराना वाला है, हर वक्त समझाना शुरू कर देता है। सोग्रिस हंसते हुए कहता है, अबे मैंने तो सच बोला है। ड्यूक फिर पूछता है, तू कब भेज रहा है अपने बेटे को कैपिटल? अगर भेज रहा है तो ड्यूकल कासल उसके लिए हमेशा ओपन है। सोग्रिस चुप हो जाता है और अपने बेटे की तरफ देखता है। डेन को खुश देखकर बस इतना कहता है, डेन जैसा चाहे वैसा करेगा, जैसे उसकी बहनें करती हैं। दूर खड़ी मिस सोगरा दोनों बापों को देखते हुए थोड़ा शर्मिंदा हो जाती हैं कि ये लोग इतने ओपनली स्पाइंग कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भी मुस्कुरा देती हैं। उन्हें भी समझ आता है कि अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स का प्यार कितनी अजीब पावर रखता है। वापस बच्चों की तरफ लेला कहती है, थैंक्स डेन, तुम सच में एक जीनियस हो। वो मानती है कि चाहे सब लोग उसे जीनियस कहें, लेकिन उसे लगता है कि वो उसकी तुलना में काफी कमजोर है। डेन बेफिक्री से इधर उधर देखता है ये चेक करने के लिए कि दोनों पिताजी चुपचाप जा चुके हैं या नहीं। फिर वो उसे आश्वस्त करता है, ये तो बस शुरुआत है, तुम भी जरूर और स्ट्रांग बनोगी। वो फिर उससे पूछती है, क्या तुम एकेडमी जा रहे हो? क्योंकि वहीं तो पूरे एम्पायर के सारे जीनियस इकट्ठा होते हैं। इस पर डेन कंधे उचकाते हुए कहता है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां जाने की जरूरत है। अकेले ट्रेन करके भी मैं काफी स्ट्रांग बन सकता हूँ। लड़की उसकी नैरो सोच पर गुस्सा हो जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, एकेडमी जाना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता, वहां से नोबल फैक्शन बनते हैं, कनेक्शंस बनते हैं। बचपन से ही डेन हैरान रह जाता है कि ये लड़की सिर्फ 7 साल की होते हुए भी कितनी समझदार है और उसे असली दुनिया की सच्चाई समझ आती है। वो फिर जवाब देता है, मुझे पता है ये सब, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है जाने का। लाइब्रेरी में अभी ढेर सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी ही नहीं, और मम्मी पापा से भी बहुत कुछ सीखना है। लिलिया उसकी बात मानती है और कहती है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने का मन नहीं करता? मैंने सुना है तुम्हारी बड़ी बहनें भी एकेडमी जा रही हैं। डेन के पास अब कोई सॉलिड जवाब नहीं बचा, तो वो बस टालने की कोशिश करता है। शायद फ्यूचर में चला जाऊं, जब मन करेगा। वो फिर कहती है, कैपिटल जाने का प्लान बने तो एक बार मेरे घर जरूर आना। और यहीं से उनकी दोबारा मिलने की एक प्यारी सी प्रॉमिस बन जाती है। फिर उसे याद आता है, वैसे अब जब तुमने मुझे मैना बुलेट्स चलाना सिखा दिया है तो अपना रिक्वेस्ट कब करोगे? डेन सिर्फ सिर हिलाता है और कहता है, कैपिटल में मिलेंगे तब बताऊंगा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और जोर से चीख पड़ती है, क्या? शायद उसे ये जानकर शौक लगा कि वो कैपिटल जाने की सोच रहा है। आखिरकार उसके जाने का दिन आ ही जाता है। जब लिलिया की कैरेज सड़क पर दूर जाती है तो डेन अपने हाथ में पकड़े हुए एक पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट को देखता है जो उसे उसके फ्यूचर फादर इन लॉ ने दिया था। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जब ड्यूक ने वो ऑब्जेक्ट उसे दिया था। डेन ने पूछा, ये क्या है? तो फादर इन लॉ ने जवाब दिया, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वो आगे बताता है, हमारे थर्मियन हाउस के सिंबल्स हैं बदला, तलवार और लोहार। हमारे पूर्वज एक ब्लैकस्मिथ थे, उन्हीं की वजह से आज हमारा घराना पूरे एम्पायर में बेस्ट फोर्ज चलाता है, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बेहतरीन।
थर्मायन की बनी वेपन्स ही एम्पायर की सुरक्षा करते हैं। ऑफ कोर्स डेन को यह सब पहले से पता था, क्योंकि उसकी पास्ट नॉलेज के हिसाब से इस फोर्ज में दुनिया का हर रेयर और मिलता है और हर तरह के मिस्टिकल वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स यहाँ बनाए जाते हैं। ड्यूक फिर बताता है, अगर तुम ये इंसिग्निया फोर्ज में दिखाओगे तो वहां तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कोई भी वेपन तैयार किया जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि वो पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट असल में एक इंसिग्निया है, एक तरह का सर्टिफाइड चेक जो उस इंसान की स्किल और ऑनर को साबित करता है। काउंट सोग्रिस तो ये देखकर दंग रह जाता है कि ड्यूक इतनी रेयर चीज इतनी आसानी से दे रहा है, जिसे इंपीरियल फैमिली तक पाने के लिए तरसती है। ड्यूक सिर्फ डेन के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, अच्छा बच्चा बनो और अपने पापा की मदद करो। लेलिया दूर से आखिरी बार उसे हाथ हिलाकर बाय कहती है और यहीं से वो एक दूसरे से विदा लेते हैं। प्रेजेंट में उसकी माँ उसके पास आकर स्क्वाट करती है। उसका उदास चेहरा देखकर पूछती है, क्या तुम अपसेट हो कि वो चली गई? डेन सॉफ्टली कहता है, हाँ, वो मेरी पहली दोस्त थी। माँ मुस्कुराकर कहती है, जब तुम कैपिटल जाओगे तो फिर से मिल पाओगे और तब तक तुम और भी ज्यादा हैंडसम बन चुके होंगे। वेल, माँ सही ही कह रही है, वो हमेशा यही नहीं रहेगा और फ्यूचर में कई मौके आएंगे जब वो उसे फिर मिल सकेगा। डेन फिर सॉफ्टली बोलता है, ऑल द बेस्ट, जब तक दोबारा मुलाकात ना हो। उधर ड्यूक अपनी कैरेज में बैठा अब भी उसी के बारे में सोच रहा है। उसे ये अजीब लगता है कि हर बार जब वो डेन को देखता है तो उसे आर्जिरिक वॉरियर की याद आती है, वो वॉरियर जिसने कम उम्र में ही ट्रिपल क्लास वॉरियर की एबिलिटी दिखाई थी। ड्यूक को पूरा यकीन है अगर आर्जिरिक जिंदा होता तो आज ड्रेनिक एम्पायर का हेक्सा क्लास नाइट बन चुका होता। इसीलिए वो चाहता है कि जब डेन बड़ा और स्ट्रांग हो जाए तब वो उसे फिर से देखे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं डेन अकेला बैठा है उसे आगे सामने। हर सुबह और शाम वो उसे माना से फीड करता है। अब सोचता है कहीं ये बहुत जल्दी तो नहीं है उसके हैच होने का। वो जानता है कि एग के अंदर एक मिस्टीरियस फेमिलियर है और अगर कोई समनर ना भी हो तो भी वो अपनी माना उस एग में भरकर उसे अपने नाम से इम्प्रिंट कर सकता है, जिससे वो फैमिलियर हमेशा के लिए उसका बन सकता है। लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ मैना को फैमिलियर से मैच करना होगा और शायद कुछ और ट्रिकी कंडीशंस भी होंगी जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई। उसे ये भी सुनने में आया है कि कुछ एग्स कभी हैच ही नहीं होते क्योंकि उनके कंडीशंस कभी मीट नहीं होते। सो वो उम्मीद करता है कि ऐसा उसके साथ ना हो। वो बार बार अपनी मना का फ्लो और स्ट्रेंथ बदलता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आता। एक बार फिर पूरी मेहनत करने के बाद वो एग को वापस रख देता है। सोचता है शायद वो ज्यादा ग्रीडी हो गया था, एक बार में सक्सेस चाह रहा था। तभी गेट पर बटलर आता है और पूछता है, मास्टर डेन रेडी हो? उसी वक्त एग रिएक्ट करता है और उसमें से कुछ आवाजें आने लगती हैं। डेन दौड़कर एग की तरफ जाता है। उसे यकीन है कि उसने कुछ सुना। बटलर भी तेजी से कमरे में घुसता है और पूछता है, ये आवाज कैसी थी? डेन कहता है, 1 मिनट रुको, पहले एग चेक कर लूं। लेकिन दोबारा वो डिसअपॉइंटमेंट फेस करता है, कोई बदलाव नजर नहीं आता। बटलर पूछता है, क्या एग ने कोई रिएक्शन दिया? डेन जवाब देता है, नहीं, शायद मुझे ही ऐसा लगा। फिर वो ट्रेनिंग हॉल जाता है और सोर्ड प्रैक्टिस शुरू करता है। बटलर उसकी परफेक्ट मूवमेंट्स देखकर खुश हो जाता है। ताली बजाते हुए पूछता है, ये सोर्ड्समैनशिप आपने कब सीखा यंग मास्टर? डेन कैजुअली कहता है, बस ऐसे ही सोर्ड घुमाने का मन किया। बटलर उसकी तारीफों के पुल बांध देता है, आप तो सच में जीनियस हो, सोर्ड में भी उतने ही टैलेंटेड हो। डेन तब सोचता है, स्पीयर सीखना मजेदार था लेकिन दिल तो हमेशा से सोर्ड की तरफ था। पापा की स्ट्रिक्ट निगरानी की वजह से कभी पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन अच्छा है अब भी मेरी पकड़ उतनी ही स्ट्रांग है। बटलर भागकर स्नैक्स की एक पूरी ट्रे ले आता है। ट्रेनिंग से पहले कुछ खा लीजिए मास्टर। दूसरी तरफ हम काउंट सोग्रिस को खिड़की के पास देखते हैं जो सोच में डूबे हुए हैं। हर साल बैंकेट करना थोड़ा टायरिंग हो गया है लेकिन इस बार कुछ अच्छा भी हुआ। कई नोबल्स अब साउथ में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। वॉर के बाद से साउथ एक प्राइम स्पॉट बन गया है, मस्त क्लाइमेट और लग्जरी से भरा हुआ। सो शायद नोबल्स का ध्यान आना स्वाभाविक था, लेकिन इन सब के बावजूद जितना अटेंशन डेन को मिला उतना किसी और को नहीं। काउंट सोग्रिस मानता है टायरन फैमिली के एल्डेस्ट सन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, लेकिन डेन ने पूरे मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन हैंडल की, शांति से और तर्क संगति से सब कुछ एडल्ट्स के सामने रखा और अपनी टैलेंट को आत्मविश्वास से प्रूव भी कर दिया। उसे देखकर कई बार लगता था कि उसका बेटा अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर है। कभी कभी तो वो चाहता था कि डेन थोड़ा बच्चा बन जाए, थोड़ा खुलकर जिए। जैसे जैसे ट्रेनिंग का टाइम करीब आ रहा था उसे समझ आ गया कि अब उसे ट्रेनिंग हॉल जाना ही पड़ेगा। उसने अपना लेजेंडरी भाला ड्रैगन टेल निकाला और सोचा आज डेन को इससे थोड़ी प्रैक्टिस करवाई जाए। लेकिन जैसे ही वो मैदान में पहुंचा और देखा कि डेन क्या कर रहा है
वो वहीं रुक गया। डेन तलवार चला रहा था। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, तलवार क्यों? उसने सोचा जरूर उस कमीने ड्यूक ने कुछ बोला होगा, वरना इतनी स्पीयर ट्रेनिंग के बाद ये तलवार लेकर क्या कर रहा है? वो चुपचाप खड़ा रहा और अपने बेटे को देखता रहा, जो इतनी स्किल के साथ तलवार चला रहा था, जैसे कोई मास्टर सोर्ड्समैन हो। सच कहें तो इतनी परफेक्ट ताकत और बैलेंस के साथ सोर्ड चलाना किसी एक्सपीरियंस फाइटर के बस की बात नहीं थी। वो खुद से बड़बड़ाया, ये सब इसे कब से आता है? लेकिन एक बात क्लियर थी, डेन में सोर्ड के लिए भी नेचुरल टैलेंट था। आखिरकार उसने पूछा, तुझे ये सब जबरदस्त मूव्स कब से आने लगे बेटा? अब जब बात खुल ही गई थी तो डेन ने सच बोलना बेहतर समझा। उसने कहा, मैंने ये सीखा नहीं है। ये सुनते ही उसके पिता चौंक गए। मतलब ये भी एक हिडन टैलेंट है? वो सोचने लगे, स्पीयरमैनशिप, मैजिक, असैसिनेशन, सुमनिंग और अब सोर्ड्समैनशिप भी। अगर मैं खुद अपनी आंखों से न देखता तो कभी यकीन नहीं करता कि एक बच्चा इतने सारे फील्ड्स में गिफ्टेड हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुझे कभी दीवारों के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा हुई है? डेन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। डैड का मतलब क्या है? उन्होंने कहा, अगर तुझे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करनी है तो जा। मुझे लगता है ये देश तेरे टैलेंट के लिए बहुत छोटा है। अगर तू यहीं रहा तो खुद को बर्बाद करेगा। डेन की आंखों में हल्की सी उदासी आ गई। उसे समझ आ गया, अब उसके पिता भी उसे रोकना नहीं चाहते। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा, मैं बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। उसके पिता भी मुस्कुरा दिए। तो ठीक है, अब तुझे असली दुनिया के लिए तैयार करना पड़ेगा। उन्होंने अपना भाला उसकी तरफ बढ़ाया। आज तेरे लिए कुछ खास लाया हूँ। डेन को देखते ही समझ आ गया, ये क्या है? उन्होंने कहा, याद है जब तू 1 साल का था तब ये भाला तुझसे रिएक्ट किया था? ये वही ड्रैगन टेल है। उन्होंने भाला उसके हाथ में दिया। ले, अब ये तेरा है। जैसे ही डेन ने भाला पकड़ा, उसके अंदर बिजली सी दौड़ गई। पिता हैरानी से बोले, इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो रहा है। फिर बोले, जब तू बाहर जाएगा उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तू इस भाले का मास्टर बन जाए। एक दिन ये तेरा होगा, लेकिन पहले तुझे इसे कैरी करने लायक बनना होगा। डेन ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं मेहनत करूंगा पापा, और आपकी टीचिंग्स को ऑनर करूंगा। बाद में अपने कमरे में बैठा हुआ डेन बस सोच रहा था। अब तक उसकी जिंदगी बस बैटलफील्ड रही थी। लड़ाई, कैंप सेट करना, हथियार साफ करना, बेस्वाद खाना और अगली जंग की तैयारी। उसे हमेशा लगा कि उसका अंत या तो जंग में होगा या जंग के बाद। लेकिन अब पहली बार उसके सामने एक नया रास्ता था, एक नॉर्मल जिंदगी का रास्ता। उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, वो लोग कैसे होंगे, उसे अपनाएंगे या नहीं। लेकिन अब वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। पहले तो वो यही चाहता था, यहीं रहे, घर के कंफर्ट में। लेकिन उसके पापा की बातों ने उसकी सोच बदल दी। अब वो रेडी है बाहर जाने के लिए। तभी उसकी माँ चुपचाप कमरे में आई। डेन चौंक गया। मॉम, आप कब आई? माँ हंसकर बोली, तू इतना खोया हुआ था, तुझे नॉक तक नहीं सुनाई दी। असली बात तो ये थी, उसने नॉक किया ही नहीं, प्योर असैसिन स्टाइल। फिर माँ ने पूछा, तू सच में बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है? डेन ने सिर हिलाया। हाँ, पापा ने कहा था कि अगर मैं यहीं रहा तो मेरा टैलेंट बर्बाद हो जाएगा और मुझे भी अब बाहर की दुनिया जाननी है। वो माफी मांगने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे गले लगा लिया। माफी की कोई जरूरत नहीं बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। डेन ने थोड़ा उदास होकर कहा, बहनें यहाँ नहीं हैं और मुझे डर भी लग रहा है बाहर जाने से। माँ मुस्कुराई। डर लगता है तो जा, यही करेज होता है। दुनिया तुझे ढूंढेगी, एक दिन तुझे अपनाएगी, बस तू खुद को सच्चा रखना। फिर वो बोली, काश तू और वक्त मेरे साथ बिता सकता, पर जा, कर वो सब जो तेरा दिल कहता है। डेन ने वादा किया, मैं आपको सब बताने के लिए वापस आऊंगा माँ। माँ मुस्कुराई, और मैं तुझे सिखाऊंगी वो सब जो तुझे वहाँ काम आएगा। डेन ने पूछा, क्या सिखाओगी आप? माँ का चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। असैसिन स्किल्स, ट्रिक्स, टैक्टिक्स, सीक्रेट्स, सब कुछ। डेन हैरान था, यानी अभी से ट्रेनिंग शुरू। और माँ ने एकदम गंभीरता में कहा, तू बाहर जाने से पहले मेरी कंप्लीट ट्रेनिंग से गुजरेगा, समझा? और वहीं से शुरू हुआ असली चैलेंज, माँ के साथ सर्वाइवल ट्रेनिंग। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा।